कुछ दिनों से सर जो है वो बहुत भारी हो रहा था। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था कि सर में क्या हो रहा है। ऐसा कुछ इतनी कई बार कि अनकंफर्टेबल सा लगने लगता था। तो डॉक्टर के पास में गया। डॉक्टर ने कोई खास ऐसा इलाज बताया नहीं। बोला कि नींद ठीक से लो। मैंने बोला कि यार 6 से 7 घंटे सो रहा हूँ आराम से, प्रॉपर पानी पी रहा हूँ। बोला एक्सरसाइज करो, तो मैंने कहा एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, तो सारी चीज़ें ठीक से चल रही हैं। तो फिर डॉक्टर ने कुछ भी नहीं पकड़ा और फिर से ये प्रॉब्लम जो है कंटिन्यू रही। उसके बाद में एक साइकेट्रिस्ट के पास में गया, तो उससे मैंने सारी प्रॉब्लम बताई कि इस तरीके से रात को सोता भी हूँ, ठीक से अच्छे से एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, सारी चीज़ें चल रही है, पर पता नहीं क्या है, सर जो है वो घुमा घुमा सा रहता है कई बार, और चीज़ें कई बार याद भी नहीं रहती हैं और कई सारे इशू होने लगे हैं, और ये पिछले कुछ समय से ही होने स्टार्ट हुए हैं। तो यहाँ पर पहले तो उसको भी समझ में नहीं आया, उसको सारी बातें डिस्कस की गई साइकेट्रिस्ट के साथ में, पर लेकिन आराम आराम से जब कई दिनों तक उसके पास में कई विजिट की, तो उसके बाद में कई सारी बातें सामने निकल कर आई। तो फिर साइकेट्रिस्ट जो है उसने बोला कि जहाँ पर सोते हो बेसिकली अपने रूम की जो है पिक्चर शेयर करना मेरे साथ में। तो मैंने उसके साथ में पिक्चर शेयर की और उसने फिर सारी चीज़ों का एनालिसिस किया, फिर मेरे से बातें डिस्कस की कई सारी। तो पता चला मेरा जो बेड है उसके जस्ट ऊपर, इमीडिएटली ऊपर जो है वो वाईफाई लगा रखा था, और वाईफाई भी तकड़े वाला मस्त वाला वाईफाई राउटर, जो कि पूरे रूम में शानदार तरीके से इंटरनेट चलाता है पूरे घर के अंदर में। तो ऐसा राउटर था। तो और ये अभी वहाँ पे उस पर्टिकुलर घर में 3-4 महीनों से शिफ्ट हुआ था, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये उससे पहले प्रॉब्लम नहीं थी, उससे पहले राउटर दूर था, पर लेकिन जब से यहाँ पर ये सिचुएशन हुई तब से ये चीज़ें फील होने लगी। तो ये इसके चलते जब वो पोजीशन चेंज की गई राउटर की, तो उसके बाद में सर का दर्द जो है वो भी ठीक हो गया, जिस तरीके से नॉर्मल सोता था वो भी ठीक चलने लगा, और सारी चीज़ें जो हैं अब सही चल रही हैं। अब बिल्कुल कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। ये एक बच्चे के द्वारा मुझे बेसिकली मेल किया गया ये सारी सिचुएशन, और उसमें लिखा था कि सर ये पूरी बात जो है क्लास में शेयर करना, क्योंकि एक इतनी बड़ी समस्या आज की डेट में, लोग बीमारी ढूंढते रहते हैं और उनको पता नहीं चल पाता है कि वो किस कंडीशन से जूझ रहे हैं। डॉक्टर तक नहीं पकड़ पा रहे थे सर, इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी। फिर इसके बारे में जब मैंने ये मैसेज पढ़ा, ये पर्टिकुलर मेल पढ़ा, इसके बारे में फिर मैंने स्टडी की तो मैंने इसके बारे में कई सारी बातें जानी कि वाईफाई से जब ज़्यादा आप लोग उसके एक्सपोज में आते हो, ज़्यादा उसके कॉन्टैक्ट में आते हो, तो लर्निंग प्रोसीजर जो है वो आप लोगों का कम हो जाता है, यानी कि चीज़ें जो सीखना जो जल्दी प्रोसीजर है उसमें डाउन होने लगता है। मेमोरी जो है वो कई सारी चीज़ों को आप लोगों की भूलने लगती है। स्लीप का पैटर्न जो है वो बिगड़ जाता है, और इसी के साथ में आप लोग एक वर्ड सर्च करना, इसको बोलते हैं बेसिकली मेलाटोनिन, ठीक है। तो ये एक तरीका हार्मोन है जो शरीर के लिए काफ़ी अच्छा होता है, इसका सेक्रेशन जो है वो भी काफ़ी हद तक डिक्रीज हो जाता है, और लॉन्ग टर्म तक जब कॉन्टिन्यूस ये चीज़ें चलती रहती हैं तो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट इसके बॉडी के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देखो तो इसलिए इसको साइलेंट किलर बताया गया है। आप लोग जाकर सर्च करना। आज की डेट में हम लोग मोबाइल जो है तकिया के नीचे रखकर सो जाते हैं, पास पास में अपना लैपटॉप खुला रहता है, राउटर इस तरीके से, इंटरनेट। तो कोई भी ऐसी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स की एक तो आप लोगों को दूर रखनी है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना, कि अपना वाईफाई जो है राउटर उसको रात को बंद करके सोना है, ये आप लोग ध्यान रखना। और वो कम से कम आप लोगों के जो बेड है उससे 2.5 से 3 मीटर की डिस्टेंस पर हो तो ज़्यादा बेटर है। जितनी डिस्टेंस पर रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर इतने हाई फाई कनेक्शन आप लोगों के देखने को मिलते हैं कि कहीं भी अगर आप लोग बैठ जाओ रूम के अंदर में, आप लोग उससे इंटरनेट चला सकते हैं। तो सोचो कितना हाई फ्रीक्वेंसी उसके अंदर से निकल कर आ रही है, जो कि बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट आप लोगों की बॉडी के ऊपर डालती है। तो ये एक काफ़ी एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, और ये आप लोग अपने सारे यार दोस्त रिश्तेदार जिसको भी आप लोगों को लगे ये बातें शेयर कर सकते हो। क्योंकि जब मैंने ये पर्टिकुलर बेसिकली मेल पढ़ा, और ये बंदे ने इंस्टाग्राम पर भी सेंड कर रखा है, इवन फेसबुक पर भी सेंड करके छोड़ रखा है कि सर इसको जरूर शेयर करना, क्योंकि इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था इंसान, इसको समझ में नहीं आ रहा था कि इसका सोल्यूशन करूँ तो क्या करूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आप लोगों के सबके घर में होगा नॉर्मली अगर देखा जाए तो, ये वाईफाई राउटर वगैरह ये, या तो आप लोग कहीं लाइब्रेरी में जाते हैं तो पता चला सर के ऊपर लगा हुआ है, वहाँ 8-8 घंटे बैठ रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों आज है 11 सितंबर। आज का आईएनए इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस, यानी कि बैलेंस डाइट जो है वो आप लोगों की सेहत बना देगा। इतना शानदार आप लोगों को देखने को मिलेगा, इतना कुछ जानने को मिलेगा कि आप लोगों के चक्षु खुल जाएंगे और आत्मा तृप्त हो जाएगी। बात की जा रही है यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। इसका पहले नाम क्या था?
अब इसका नाम ये हो गया है। कब ये लॉन्च किया गया था, किस ग्रुप के द्वारा लॉन्च किया गया था, और इसको क्यों कंपेयर किया जा रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ में, दोनों में क्या डिफरेंस है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी शानदार तरीके से समझेंगे, बहुत ही कुछ जानने को मिलेगा। इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में जानेंगे, इसी के साथ में बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन समझेंगे कि इंडिया और यूएसए के रिलेशन स्टार्टिंग में आखिर स्टार्ट कहां से हुए। तो अब मजा आने वाला है आर्टिकल में, आप लोगों का मजा आएगा, पूरी हिस्ट्री बताऊंगा आप लोगों को, चक्षु खुलेंगे शानदार तरीके से। गति शक्ति स्कीम हालांकि कल मुझे डिस्कस करनी थी, पर लेकिन उसके लिए टाइम नहीं मिल पाया, तो इसको आज डिस्कस करेंगे काफी तसल्ली में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। मैंने कहते हैं कि एक तरीके से अगर आप लोग कितने भी ऊपर चले जाओ, पर अपना जमीन के साथ में आप लोगों को हमेशा कनेक्ट रहना है। तो ये आर्टिकल आप लोगों को दिखाएगा कि कैसे जमीन के साथ में कनेक्ट रहा जाता है। WTO कहने के लिए तो हम लोगों ने बना दिया, पर लेकिन क्या वो अपना काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो फिर सोल्यूशन क्या है वो यहाँ पर ये आर्टिकल बताएगा। यूक्रेन के अंदर जो इशू चल रहा है रसिया का और यूक्रेन की लड़ाई, उसमें अभी एक मुद्दा भी देखने को मिलेगा जिसकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में आई है। वो क्या है ढंग से समझेंगे। गोल्ड काफ़ी पसंद है, कई सारे लोग जो हैं बड़ी बड़ी सोने की चेन पहनते हैं, तो यहाँ पर उन लोगों के लिए एक ऑल्टरनेटिव कोशिश की जाती है इस स्कीम के थ्रू। पूरी स्कीम समझेंगे तसल्ली में। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस अभी रिसेंटली G20 की वजह से न्यूज़ में आ गई, अच्छे समझेंगे। मोरक्को के अंदर बहुत ही बुरी दुर्घटना देखने को मिली, कई सारे लोगों की जान चली गई, समझेंगे पूरा तसल्ली में आखिर मुद्दा क्या देखने को मिला। मैं बेस्ट क्वेश्चन रहेगा जिब्राल्टर, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, आप लोग ये बताइए किन दो कंट्री के बीच में है या फिर किन दो वाटर बॉडीज के बीच में है। देखता हूं कौन सही आंसर देता है, क्योंकि बैकएंड में क्वेश्चन बनते हैं। टोटल मिलाकर प्रीलिम्स के भी यहाँ पर ये जो टॉपिक डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड लगभग 6 क्वेश्चन रहेंगे, 5 नहीं 6, ठीक है। इसी के साथ में सीसेट का भी क्वेश्चन रहेगा, एक नेशनल पार्क डिस्कस करेंगे, 5 इंपॉर्टेंट शब्द रहेंगे जो कि आप लोग की अंग्रेजी को इंप्रूव करने का काम करेंगे। किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश में आंसर राइटिंग लिखना चाहते हैं, अच्छी वोकैबुलरी रहेगी तो आंसर अच्छा होगा, स्टेट पीसीएस के अंदर भी एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। और जो सारे क्वेश्चन के आंसर देगा वो एसएलवी कमांडो कहलाएगा। और अपना बेसिकली आप लोगों को स्कोर लिखना है वीडियो के एंड में। और मैं तो ये बोलूंगा कि इतना टकटकी लगाकर आप लोगों को ये वीडियो देखना है ताकि वीडियो जब खत्म होए तो आप लोग रिकॉल कर सको कि कौन कौन से आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, और कमेंट बॉक्स में वो आर्टिकल लिखना, उससे पता चलेगा ये वीडियो कितने शानदार तरीके से आप लोगों ने एंजॉय किए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल का दिन कैसा रहा, कितने नंबर कितने मार्क्स कल के दिन को दोगे, और आज का दिन कैसे यूटिलाइज करना है, क्या इसका टाइम टेबल बना लिया है, जिस टाइम डिसाइड किया था क्या उसी टाइम उठे हो, जिस टाइम ये वीडियो आई है क्या उसी टाइम देखिए, और इसी के साथ में थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लिया करो मॉर्निंग में, तो अच्छे से चीज़ों को एंजॉय कर पाओगे। तो ये आप लोग का होता है डेली एक डिसिप्लिन टेस्ट। इससे आप लोगों को कल के बारे में और आज के बारे में पूरा एक संपूर्ण ज्ञान होता है कि आज क्या करने वाले हो। तो आज का डिसिप्लिन टेस्ट में कितने नंबर हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 1 नंबर आप लोगों का है वीडियो को लाइक करने का, तो एटलीस्ट वो नंबर जरूर ले लेना। इतने सारे बच्चे वीडियो देखते हैं, वो नंबर भी नहीं ले पा रहे हैं, इतने सारे तो फेल हो जा रहे हैं, ठीक है। मतलब इतना आलस कि इसमें भी आलस भरा पड़ा है कि ये इतना सा काम तक नहीं कर पाता इंसान, तो फिर और तो क्या ही करोगे, उसमें तो बेसिकली बोलना ही बेकार है। उन लोगों के लिए बस मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो रियलिटी में सीरियस होकर चीज़ों को लेकर चलते हैं। कल एक बच्चे का मेल आया, उसने बोला कि सर मन नहीं किया पढ़ने का, इसलिए कल पढ़ाई नहीं हुई। उसने लिखा कि सर मेरा जो मार्क्स है आज के 0 हैं, इसलिए मैंने वीडियो को लाइक भी नहीं किया, मैं जो है दुखी था अंदर से। आपका पढ़ने का मन नहीं किया, कभी मम्मी का मन ना करे कि आज खाना नहीं बनाना है तो बेटा भूखे सो जाओ, कभी ऐसा हुआ है? पापा का मन नहीं किया कि इस महीने जॉब नहीं करते हैं बेटा, फीस नहीं देनी है, इस महीने मन नहीं है तुम्हारी फीस देने का, कभी ऐसा हुआ है? तो आपकी थाली में खाना है ना जो आपको अच्छे से मिल रहा है, माँ बाप जो है लगे हुए हैं मेहनत करने के लिए, तो आप लोगों का मन करे ना करे क्या चल रहा है जिंदगी में, अच्छी तो कट रही है, करने की जरूरत ही क्या है भाई साहब। भूख उसको लगती है जिसको 2 टाइम पे खाना नहीं मिलता है, जिंदगी उसकी अच्छे से नहीं कटती है जिसके सर पे माँ बाप का साया नहीं होता है। आपके सर पे माँ बाप का साया, आपको क्या टेंशन है, जिंदगी एंजॉय करते रहो। मतलब मन नहीं है, इसमें भी मन बनाओगे तो ही पढ़ाई होगी, तो फिर तो हो चुकी पढ़ाई भाई साहब, फिर तो वो काम कर लो जहाँ पे मन लगता है, फालतू में क्यों पढ़ाई में लगे हो। और भी दुनिया भर के काम है, ऐसे थोड़ा कि पढ़ाई करके इंसान जो है वो विद्वान बनेगा। दुनिया भर के लोग हैं जो बिना पढ़े किसी अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हैं, तो उस चीज़ में जाकर फिर लगो, यहाँ पर लगने का कोई मतलब नहीं है। वरना अपना टाइम जो है इतना बर्बाद करोगे और घर वालों का पैसा, ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है सही डायरेक्शन में उसको लेकर चलना, ठीक है। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलते? किसी भाई साहब जिंदगी में जब चोट लगती है ना, तो जनरली कि आप लोग की उंगली पर चोट लग गई उसी दिन सिग्नेचर बदल जाएंगे, और जिस दिन दिल पर चोट लग गई ना उस दिन नेचर बदल जाएगा। अच्छे खासे लोग हैं पहले जो मुझसे मिलते थे और आज के डेट में मिलते हैं तो मुझे कहते हैं यार कितना बदल गए हो, ठीक है। तो बदल नहीं गए, टाइम ने जीना सिखा दिया है, ठीक है। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम फेस किए, उस टाइम पर कोई नहीं था,
पर लेकिन आज चीज़ें सारी सही चल रही हैं तो आज सबको लगता है कि हाँ यार चल मिलकर आते हैं। तो वही वाली बातें हैं यार, जब बुरा वक्त होगा ना आप लोग का, कोई पास में नहीं टिकेगा, ठीक है। जब एग्जाम पे एग्जाम फेल हो रहे थे उस टाइम पर कोई पूछने वाला नहीं था, इवन गांव में ये बातें बोलते थे कि माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहा है। ऐसी ऐसी बातें आप लोगों को सुनने को मिलेगी और ये रियलिटी है। और जिस दिन सक्सेस हो जाओगे उस दिन यही लोग जो हैं आपकी तारीफ करते हुए नजर आएंगे, बहाना ढूंढेंगे आप लोगों से मिलने का कि यार नहीं यार ऐसे कि हाँ ये फलाना ढिमकाना, बस आपसे मिल जाए किसी तरीके से, आपके कॉन्टैक्ट में रहे किसी तरीके से। तो वो चीज़ चेंज करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, वरना घर वाले भी ताना देना स्टार्ट कर देते हैं, याद रखना एक एक समय के बाद में। तो इसलिए ज़िंदगी में कोशिश करो कि कम से कम घर वालों से ताना ना खाना पड़े, इस तरीके से मेहनत कर लो स्टार्टिंग में, है कि नहीं। कौन है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बताइए, आई होप कि आप लोग इनको पहचान पाओगे। और हाँ, स्टार्टिंग में जो हमने ये बेसिकली डिस्कस किया, रिक्वेस्ट आप लोगों से दूसरे के साथ में जरूर शेयर करना, मतलब वीडियो शेयर करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना, ताकि कोई भी अगर ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहा हो तो वो यहाँ पर इससे बच सके, ठीक है दोस्तों। G20 की मीटिंग शायद ही कभी आप लोगों ने दुनिया में सुना होगा, इतनी सारी न्यूज़ उससे निकल कर आई जिसकी कुछ हद नहीं है। पहली बार G20 की मीटिंग जो है वो इतना ज़्यादा न्यूज़ में देखने को मिली। अभी अलग अलग लीडर ने अलग अलग तरीके से इसको एंजॉय किया। मीटिंग कंप्लीट होने के बाद में कुछ गांधी आश्रम घूमने गए तो कुछ अक्षरधाम टेम्पल। यहाँ पर आप लोग देखिए, इसको कहते हैं अपनी कल्चर को फॉलो करना। ये यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं और अक्षरधाम टेम्पल में ये बेसिकली आराधना कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये पिक्चर जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। तो यहाँ पर इन्होंने जो अपना बिजी शेड्यूल था उससे थोड़ा सा टाइम निकाला और उसके बाद में इनके द्वारा अक्षरधाम टेम्पल में विजिट किया गया और अपनी वाइफ के साथ में वहाँ पर जो है पूजा अर्चना की गई। तो यहाँ पर इसी के चलते ये न्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल यहाँ पर देखने को मिली। जब भी कोई कल्चरल साइट ऐसी न्यूज़ में होती है तो उसके बैक एंड की इन्फॉर्मेशन आप लोगों से पूछ ली जाती है। जैसे अगर मैं ही आप लोगों से पूछ लूँ डायरेक्ट क्वेश्चन कि अक्षरधाम टेम्पल जो आप लोगों को दिल्ली में ये देखने को मिलता है, अगर आप लोग दिल्ली में रहे हैं तो आप लोगों ने नॉर्मली देखा ही होगा। अच्छा, आप में से कितने ऐसे भी फैमिली मेंबर है जो कभी अक्षरधाम टेम्पल गए हैं, दिल्ली वाले के और टेम्पल के अंदर में वो शो देखा है जो बेसिकली नाव में बैठ के जो पूरा अंदर का जो बेसिकली व्यू होता है, मतलब इतना माइंड ब्लोइंग है यार, इतना माइंड ब्लोइंग है कि आप लोगों को 10 से 15 मिनट के अंदर में पूरा अपना बेसिकली कल्चर उसके अंदर में देखने को मिल जाएगा। पूरा हिस्ट्री का आप लोगों का रिविजन हो जाएगा, वो भी पिक्चर की फॉर्म में। तो टाइम मिले तो इसको देखने जरूर जाना, बहुत ही नॉमिनल सी फी रहती है और सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाती है। बहुत ही शानदार कॉम्प्लेक्स बना हुआ है और जिस तरीके से यहाँ पर ये बनाया गया है ना, छोटी छोटी चीज़ें आप लोग देखोगे पत्थर से ऐसी उकेरी गई हैं कि आप लोगों का दिल मोने एक तरीके से मंत्रमुग्ध हो जाएगा, ऐसी फीलिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर टेम्पल है ये यमुना नदी के किनारे आप लोगों को देखने को मिलेगा दिल्ली के अंदर में। और ये एक हिंदू टेम्पल है जो कि यहाँ पर डेडिकेटेड है स्वामी नारायण के लिए। तो यहाँ पर इसको स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल के नाम से भी आप लोग जानते हैं। ये मंदिर जो है मैं कई बार विजिट कर चुका हूँ यहाँ पर, और जो सबसे प्यारी चीज़ मुझे लगती है इस मंदिर की, जो इसका कॉम्प्लेक्स है, मतलब उसमें आप लोग शाम के टाइम जाओगे और बैठोगे तो आप लोगों को बहुत ही सुकून सा फील होगा। इस तरीके की फीलिंग आती है, मतलब नहीं एक कहीं भी जाओ, हालांकि अगर किसी भी रिलीजियस प्लेस पर तो आप लोगों को फीलिंग नॉर्मली आती है, अगर शांति में आप लोग बैठो कहीं जाकर तो यहाँ पर वो फीलिंग देखने को मिलती है। और कुछ इसके लिए मेरा प्यार इसलिए भी ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि जी ये पर्टिकुलर जो टेम्पल है ये पता है किसके द्वारा इनोग्रेट किया था? अच्छा गेस करो किसने इनोग्रेट किया था इसको? सॉरी यार, एक सेकेंड। ये टेम्पल जो था ये इनोग्रेट किया गया था हमारे देश के सबसे प्रिय लोकप्रिय प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा 2005 में 6 नवंबर 2005 में ये पर्टिकुलर टेम्पल जो है ये इनोग्रेट किया गया था। और ये अक्षरधाम टेम्पल जो है ये भगवान स्वामी नारायण जी के लिए डेडिकेटेड है। वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम पर तो वैसे बोल दिया गया है, पर लेकिन नॉर्मली ये माना जाता है कि ये जो पर्टिकुलर टेम्पल है हमारे देश के जो संत हैं, देवी देवता या फिर जो भी हमारे अवतरित जो हमारे एक तरीके से पूजनीय हैं, उनके लिए ये पर्टिकुलर टेम्पल जो है वो डेडिकेट किया जाता है। और ये इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि इसको इंटरनेशनल लेवल तक बेसिकली लोग इसकी ख्याति एक तरीके से आप लोग देखते हैं कि पर्टिकुलर देश के यूके के जो आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर हैं वो आकर यहाँ पर उन्होंने विजिट किया इस पर्टिकुलर टेम्पल के अंदर। तो यहाँ से आप लोग चीज़ों को समझ सकते हैं कि अपने ही आप में कितना फेमस है ये पर्टिकुलर टेम्पल दिल्ली के अंदर में। और टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक काफ़ी बड़ा रिवेन्यू सोर्स जनरेट करने वाला भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। इसके अंदर में कई तरह की चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी, जैसे
म्यूजिक, डांस, हिंदू ट्रेडिशन, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मतलब एक तरीके से अपनी पर्टिकुलर कल्चर आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर काफ़ी शानदार तरीके से। तो कभी टाइम लगे तो जाइएगा, और जो कोई गया है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा, ठीक है। अच्छा, आप लोग ये बताइए, आगरा का ताजमहल जो है वो कौन सी रिवर पर बना हुआ है, ठीक है। देखता हूँ कौन यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दे पाता है। जिस तरीके से एक बच्चा पैदा होने में अप्रोक्सीमेट 9 महीने का टाइम तो लगता ही लगता है, इसी तरीके से कोई भी अच्छा काम अगर ज़िंदगी में करोगे ना, उसमें थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही लगेगा। कई सारे बच्चों ने अटकी उतार रखी है कि सर ऐसा क्या लेके आ रहे हो कि अब तक इसके बारे में बताया नहीं, आखिर ऐसा क्या करने जा रहे हो। तो यहाँ पर मैं एक ऐसी चीज़ लेकर आप लोगों के लिए आ रहा हूँ जो अब तक का देश के अंदर में आप लोगों को किसी भी पर्टिकुलर अगर इंस्टीट्यूट में जाओगे ये चीज़ नहीं मिलेगी। रीज़न क्या है ये बोलने का? रीज़न यहाँ पर यह है बोलने का कि इन सब सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन आज तक किसी ने भी नहीं निकाला है मार्केट के अंदर में। तो पहली बार ऐसा कुछ करने जा रहा हूँ मैं, जो कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा कोर्स आप लोग बोल सकते हैं जो कि आप लोगों के लिए रामबाण साबित हो सकता है। इसके अंदर में अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो टोटल मिलाकर 16 सब्जेक्ट हैं, और 16 सब्जेक्ट की जो क्वालिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी वो ऐसी रहेगी कि आप लोग उसको देखकर मैसमराइज हो जाओगे। मतलब उस लेवल की क्वालिटी में आप लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड करानी है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो यहाँ पर होने वाला है इसके प्राइस का, क्योंकि इसके अंदर में पॉलिटी, इकोनॉमी, बैंकिंग भी है, इकोनॉमी भी अलग है, दोनों के अलग लेक्चर आप लोगों को मिलेंगे। स्टैटिक जीके के अलग मिलेंगे, जियोग्राफी, इसी के साथ में हिस्ट्री में एंशिएंट भी रहेगी, मेडिवल भी रहेगी और मॉडर्न भी रहेगी। इसी के साथ में आर्ट एंड कल्चर के अलग लेक्चर मिलेंगे, साइंस एंड टेक, सोशल सिक्योरिटी के अलग लेक्चर मिलेंगे, अकाउंटिंग, कंप्यूटर साइंस, मतलब एक कंप्यूटर साइंस बेसिकली कंप्यूटर, जो आप लोगों को मैक्सिमम अगर बात करें वनडे टाइम एग्जाम में आता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज ये इसमें पॉलिटी और इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज और करंट अफेयर, ये मेरा पोर्शन आप लोगों को मिलेगा। इंग्लिश, इसी के साथ में क्वांट जो बेसिकली एप्टीट्यूड और रीजनिंग। तो यहाँ पर 1 साल की वारंटी के साथ में ये कोर्स आप लोगों के सामने आने वाला है। मतलब आप लोग इसको बोल सकते हैं ये रामबाण है, रामबाण है। सब चीज़ इसके अंदर आप लोगों को मिलेगी और इस तरीके से मिलेगी। क्वालिटी आप लोगों को कंपेयर कर लेना किसी के साथ में जाकर और फिर बोल देना कि सर ये क्वालिटी यहाँ पर इससे ज़्यादा मिल रही है। मतलब आप लोग कहूँगा मैं एक तरीके से, मतलब इसके लिए शब्द नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये इस तरीके का कोर्स आप लोगों के लिए रखा जा रहा है, जो कि आप लोगों को बिल्कुल ना शिद्दत से आप लोगों को मजा देगा ये कोर्स। ये बोलोगे कि सर ये क्या लगा हुआ है इसके सामने, ग्रीन ग्रीन टिक क्या लगा हुआ है। बेसिकली कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ईपीएफओ का कोर्स इतना ज़्यादा फायदेमंद था, हम लोग उसको लेकर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे थे या फिर दूसरे कई सारे एग्जाम दे रहे थे उसको लेकर। पर लेकिन वो अगर देखा जाए, मतलब कहने के लिए हाँ बोल सकते हो कि हाँ ठीक है कि काम कर रहा था अच्छे से, पर लेकिन ईपीएफओ की लिमिटेशन थी, उसके अंदर में पॉलिटी पूरी नहीं थी ईपीएफओ के लिए, क्योंकि उनका एक लिमिटेड सिलेबस था। यहाँ पर पॉलिटी पूरी मिलेगी। इकोनॉमी में उनके ओनली 3-4 चीजें आप लोगों को उनकी इकोनॉमी में देखने को मिल रही थी, डेवलपमेंट वाला पोर्शन, ग्लोबलाइजेशन पोर्शन और एक पोर्शन और वहां पर लेकिन यहाँ पर कंप्लीट इकोनॉमी रहेगी। बैंकिंग वहां पर नहीं थी, यहाँ पर बैंकिंग रहेगी। स्टैटिक जीके वहां पर नहीं थी, यहाँ पर स्टैटिक जीके रहेगी। ज्योग्राफी उसके सिलेबस में नहीं थी, यहाँ पर ज्योग्राफी रहेगी। हिस्ट्री का ओनली मॉडर्न पोर्शन था उसके सिलेबस में, यहाँ पर हिस्ट्री, एंशिएंट और आप लोगों को मेडिवल भी मिलेगी। इंग्लिश भी अपग्रेडेड मिलेगी, यानी कि उस कोर्स से ये कोर्स डबल अपग्रेडेड आप लोगों को मिलेगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि इसमें आप लोगों की सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। अगर इस पर्टिकुलर कोर्स को लेकर कोई इंसान चलता है तो बेसिक फाउंडेशन ऐसा होगा कि देश के अंदर कोई भी वनडे टाइप एग्जाम अगर आप लोग देने जाओगे तो वो एग्जाम जो है आप लोग क्लियर करके आओगे। इस क्वालिटी के लेक्चर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। बोलने वाली बात नहीं है, डेमो प्रोवाइड कराए जाएंगे तो आप लोग अपने आप देख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सर फिर इसका प्राइस क्या रखने वाले हो। अगर हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से मैं चलूँ तो नॉर्मली 1000 भी अगर लगाया जाए कॉम्पिटेटिव बेसिकली एग्जाम के हिसाब से तो 16,000 रुपये इसकी नॉर्मल कॉस्ट बेसिकली बैठती है। अगर 16 ना लगाए तो 12 बैठ सकती है, 12 ना लगाए 10 बैठ सकती है। तो आप लोगों से मैं ये पूछ रहा हूं बेसिकली आज कि इसका प्राइस फाइनली क्या रखा जाए, क्योंकि टीम जो है वो कुछ ऐसा बोल रही है जो कि मुझे पच नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूं कि एक बार आप लोग की नब्ज में पकड़ लूं, उसके बाद में फिर ताकि हर एक इंसान जो है उसके साथ में कंफर्टेबल फील करे। फिर ये कोर्स आज नहीं आ रहा है, ये कोर्स लॉन्च होगा कल 11 बजे। 11 बजे टाइम क्यों रखा गया है फिक्स, वो इसलिए रखा गया है
कि कुछ स्पेशल डिस्काउंट रहेगा जो स्टार्टिंग में कुछ बच्चे ऐड होंगे उनके लिए, और वो ऐसा डिस्काउंट होगा जो फिर आगे इस पर्टिकुलर कोर्स पर जिंदगी में कभी नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए आज इस लेक्चर में इसलिए नहीं अनाउंस कर रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो शाम को लेक्चर देखेंगे, शाम तक लेक्चर देखेंगे, उनके साथ में ज्यादती हो जाएगी। तो ये लेक्चर आज जो भी देख लेगा, फिर कल 11 बजे हर एक बच्चा जो है वो तैयार रहेगा। और कुछ ऐसा होगा स्टार्टिंग के कुछ बच्चों के लिए, वो स्टार्टिंग के कितने होंगे वो मैं आप लोग कल ही बताऊंगा। पर उससे पहले आप इसका एक बार प्राइस बताना कि आप लोग क्या चाहते हो, कि इसके अंदर में सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। देखकर सोचकर समझ के बोलना, फिर उसी हिसाब से इसका प्राइस जो है मैं कल आप लोगों के सामने डिक्लेयर करूंगा, ठीक है। मैक्सिमम 16,000 है, ठीक है। मिनिमम आप लोग क्या डिसाइड कर पाते हैं वो आप लोगों को बताना है। ये आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं, कमेंट पढ़ूंगा सारे, इसलिए हर एक बच्चा जो है वो जो रियलिटी में सीरियसली तैयारी करना चाहता है, 1 साल में फाउंडेशन ऐसा तैयार हो जाएगा, कोई भी एग्जाम आप लोग मजे में करके आओगे, ठीक है। इस दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई है वो है वर्चस्व की लड़ाई। अगर यहां पर बात करें चाइना और यूएसए के बारे में, तो यूएसए का एक वर्चस्व है। वर्चस्व मतलब एक दादागिरी चलती थी, वो दादागिरी अभी यूएसए की डाउन होती जा रही है, चाइना ने वो डाउन कर दी। इसकी वजह से यूएसए जो है वो बिल 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 बिला रहा है। यही वर्चस्व की लड़ाई आप लोगों को एक देश के अंदर में 2 स्टेट के बीच में देखने को मिलेगी। एक स्टेट को लगता है कि मैं ज्यादा बेटर हूं दूसरे कंपेयर में, मेरी बात ज्यादा होनी चाहिए। यही वर्चस्व की लड़ाई आप लोगों को घरों में देखने को मिल जाएगी। अगर 2 लोगों को कंपेयर करने लगते हैं अक्सर घर वाले कि देख बड़ा भाई कितना अच्छा कर रहा है, छोटा भाई ढंग से नहीं कर रहा है, या फिर छोटा भाई देख कितना अच्छा निकल गया, बड़ा भाई कुछ नहीं कर रहा है, तो उनके बीच में भी वर्चस्व की लड़ाई होने लगती है, उनके भी सींग लड़ने लगते हैं। सास और बहू में वर्चस्व की लड़ाई होती है। सास को लगता है कि अब तक तो तुम्हारा डेडिकेशन चल रहा था, पूरा डोमिनेशन चल रहा था, अब यहां पर बहू ने आके तुम्हारे हाथ से पावर छीन ली है। ये हर जगह देखने को मिलेगा। अगर रूममेट है उनमें बीच में कंपेयर होने लगता है कि 2 रूममेट हैं, लगता है कि कोई दूसरा तीसरा आदमी बात करे कि तुम में से कौन सा ज्यादा बेटर काम कर रहा है, तो वैसे तो दोनों दिखाएंगे बड़े अच्छे एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, पर लेकिन जैसे ही यहां पर एक से दूसरा अगर दूर होता है तो वो अपनी बुराइयां करेगा, दूसरे की बुराइयां करेगा कि ये हरकतें करता रहता है। तो ये एक तरीके का ह्यूमन नेचर है। आप लोग इससे असहमत भी हो सकते हैं अगर आप लोग चाहें, पर लेकिन ये टॉपिक किसी के ऊपर टिका हुआ है, क्योंकि एक ऐसा देश जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो एक कॉरिडोर का पार्ट बनने जा रहा है जिसका नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर। यानी कि ये जो कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर मतलब गलियारा, एक जगह से दूसरी जगह तक सामान को पहुंचाना या फिर इंसानों का जाना, सर्विसेज का जाना, एक ऐसा गलियारा बनने जा रहा है जो कि बहुत ही बड़ा एक प्रोजेक्ट। G20 में इसके बारे में खूब उन्हें कहते हैं ठोक पीट कर बातें की गई, और वो भी किसके द्वारा, यूएसए के द्वारा। आप बोलोगे सर सर क्या बोल रहे हो, मतलब ये जो आप दिखा रहे हो पिक्चर के अंदर में, इसमें यूएसए तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। यहां से इंडिया से चला कोई पर्टिकुलर अगर यहां पर सामान लेकर वो पहुंच गया यूरोप के अंदर में, ये दिख रहा है कि हाँ यहां पर कि हम लोग बेसिकली एशिया के बारे में बात कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो अफ्रीका के बारे में कर सकते हैं, और थोड़ा सा ठीक से हो जाए तो मेनली हम लोग यूरोप के साथ में कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं। मतलब यूएसए कहां से आ गए यहाँ पर, यूएसए तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। यूएसए है यहाँ पर छलावा, छलावा मतलब एक तरीके से जो दिखता नहीं है पर लेकिन होता है। तो यहाँ पर यूएसए को आप लोगों को देखने को मिलेगा एक ऐसा देश जो कि यहां पर इसलिए है क्योंकि वो चाइना को टक्कर देना चाहते हैं, चाइना का वर्चस्व खत्म करना चाहता है। और वो कैसे खत्म करेगा, वो करेगा चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर चोट मारकर। मतलब क्या हो गया इसका मतलब ये होगा कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आज की डेट में एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके बारे में तरह तरह की नेगेटिव बातें निकल कर आ रही हैं कि चाइना दूसरी कंट्री को अपने डेट ट्रैप में फंसाना चाहता है। जो शब्द बोल रहा हूं ना, डेट ट्रैप्ड, ये शब्द के ऊपर हरियाणा पीसीएस के अंदर में क्वेश्चन पूछ लिया, बोले कि डेट ट्रैप क्या होता है। तो एक ऐसा तरीका जिसमें सामने वाले को आप लोग इतना पैसा दे दो, इतना पैसा दे दो कि सामने वाला पैसा तो रिटर्न करना तो दूर की बात है, मूल तो दूर की बात है, वो इंटरेस्ट ब्याज भी नहीं आपका दे पा रहा है, उसको ब्याज लेने के लिए भी ब्याज, आपका ब्याज देने के लिए भी पैसा उधार लेना पड़ रहा है। इसको कहते हैं एक चक्कर में फंसा देना, उन्हें कहते हैं चक्रव्यूह में डाल देना। तो चाइना ने बहुत सारे देशों को बर्बाद कर दिया, उसी का शिकार अभी आप लोग श्रीलंका देख सकते हैं, जो इसी तरीके के शिकार एक तरीके से एक लेटेस्ट उदाहरण के तौर पर आप लोगों के सामने निकल कर आता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यूएसए ने बोला एक पर्टिकुलर कॉरिडोर के बारे में, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप, ये मिडिल ईस्ट से होता हुआ, यानी कि ये पर्टिकुलर एरिया मिडिल ईस्ट हो गया जिसमें आप लोगों को सऊदी अरेबिया और ये सारे देश देखने को मिलेंगे, यूएई वगैरह। तो यहां से होता हुआ ये कॉरिडोर जो है कहां पहुंचेगा, ये पहुंचेगा बेसिकली यूरोप के अंदर में। तो मेनली डायरेक्टली अगर आप लोग देखोगे तो 2 कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करने का एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है जिसके बारे में बहुत सारी बातें की गई अभी यहां पर, कहां पर, ये बेसिकली G20 के टाइम पर लेकिन आप लोगों को लगा यार G20 के टाइम पर ही इसको बेसिकली अनवील किया गया, लग तो ऐसा ही रहा है कि इसको अभी लॉन्च किया गया कि इससे पहले इसके बारे में कभी बात ही नहीं हुई है।
ये बिल्कुल एक ऐसी चीज है जो कि चली हुई तो बहुत पहले से आ रही थी, अभी बस इसको ठोक पीट कर दुनिया के सामने रख दिया गया है। इसका सबसे पहले जो जिक्र किया गया था वो जिक्र किया गया था 2021 में। 2021 में मतलब 2 साल पुराना प्रोडक्ट बेच रहे हो मार्केट में जी हाँ, 2 साल पुराना प्रोडक्ट जो है उसकी पैकेजिंग करके बेचा जा रहा है। ये इसको G7 कंट्रीज के द्वारा इसके बारे में जिक्र की गई थी किसी और नाम से। क्या मतलब नाम भी चेंज कर दिया। जी हाँ, उस टाइम पर इसको कुछ और नाम से पुकारा जा रहा था। किसी को याद है कि वो नाम क्या हुआ करता था? देखता हूं अगर कोई बता पाता है। नहीं बता पाता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही। पर बेसिक मुद्दा क्या है? बेसिक मुद्दा यहां पर ये था, यूएसए ने ये बोला था कि इसके अंदर इतना पैसा डालेंगे, इतना पैसा डालेंगे कि चाइना जो है वो बौखला जाएगा कि इसके साथ में डील कैसे करना है। यानी कि इतना पैसा इसके अंदर में इन्वेस्ट किया जाएगा इस पर्टिकुलर कॉरिडोर के अंदर में, ताकि लोगों को चाइना का जो चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसकी चमक जो है वो फीकी लगने लगे। ये यहां पर इनका बेसिक पर्पस था। और इसीलिए यहां पर ये इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको मैं बार बार बोल रहा हूं, इसका जो ऑफिशियल नाम इनके द्वारा रखा गया है, ये नाम रखा गया है PGII। PGII मतलब क्या है? PGII का मतलब है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। यानी कि ग्लोबल लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में, यानी कि ढांचागत जो विकास करना चाहते हैं उसके अंदर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा दिया जाएगा, वो भी उस देश के द्वारा जो कि इसका पार्ट ही नहीं है, और वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अकेला बोल रहा है कि इसके अंदर में कितना पैसा देगा। उसके द्वारा बोला गया कि लगभग 200 मिलियन नहीं बिलियन, और वो भी क्या रुपए नहीं, डॉलर। अब इसको जाकर एक बार चेक कर लेना कि पैसा कितना है ये, ठीक है इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट यहां पर आने वाला है ओनली यूएसए की साइड से। टोटल पीजीआई के बारे में जब बात की गई थी G7 कंट्रीज के द्वारा 2021 के अंदर में, उन्होंने बोला था कि ये टोटल प्रोजेक्ट रहेगा 600 बिलियन का, ठीक है, 600 बिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट रहेगा, और ये प्रोजेक्ट डिलीवर किया जाएगा 2027 तक। तो जिस किसी को ये लग रहा है कि ये आज न्यूज आ गई और कल चली जाएगी, तो ये एक ऐसी न्यूज है जो बार बार आप लोगों को सताएगी। तो इसके बारे में एक बार बैठकर चीजों को कंठस्थ कर लो, फिर आप लोगों को आराम से नींद आएगी और ये न्यूज आप लोगों को परेशान नहीं कर पाएगी। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है इसमें साफ साफ बोला गया है यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट के द्वारा भी कि 300 बिलियन के करीब जो है वो हम देंगे। यानी कि आज की डेट में चाहे यूएसए हो चाहे यूरोप हो, उनकी सबसे बड़ी टेंशन यहां पर यह है कि चाइना को कैसे डील करना है, क्योंकि चाइना अकेला सबके नाक में दम किए बैठा है यहां पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का नाम ले लेकर। अब यहां पर हमारी होगी बल्ले बल्ले। हमारी बल्ले बल्ले कैसे होगी? ये जो प्रोजेक्ट है इससे पहले एक और प्रोजेक्ट था जो कि कई बार मैं आप लोगों को पढ़ा भी चुका हूं। वो जो प्रोजेक्ट था वो था नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। पर लेकिन उस प्रोजेक्ट की आज की डेट में नेगेटिव चीजें क्या हो रही है, वो ये हो रही है, ये प्रोजेक्ट जो है वो रसिया के थ्रू होता हुआ जाता है। कोई भी यूरोपियन कंट्री, जब से यूक्रेन के साथ में रसिया की लड़ाई हुई है, कोई भी यूरोपियन कंट्री और ना ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ये चाहेगा कि ये प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेस हो। तो ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं ना, साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, सार्क और बिम्स्टिक के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, तो उस टाइम पर सार्क को हम लोग क्यों यूज नहीं कर पा रहे? क्योंकि उसके अंदर में पाकिस्तान है, टांग लड़ाई खड़ा रहता है, कुछ भी बोलो हम लोग, पर उसका पाकिस्तान उसके बस उल्टा जाकर बोलना है उसको। तो इसकी वजह से इंडिया ने क्या बोला, छोड़ो यार सार्क को, सीधा सीधा बिम्स्टिक के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं, और इंडिया ने इस पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर फोकस देना स्टार्ट कर दिया। अब यहां पे भी कुछ ऐसे ही देखने को मिल रहा है। रसिया के साथ में हमारी जो एक तरीके का रिलेशन है वो काफी बेहतरीन है, पर लेकिन दुनिया क्या उस रिलेशन के चलते हमारे साथ में आ पाएगी? तो वो पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो इसीलिए ये वाला रास्ता जो है वो हमको आसान लग रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं जो कनेक्टिविटी है उन पर्टिकुलर एरिया से होती हुई जा रही है जिसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, और वो है एक तरीके से एनर्जी कॉरिडोर बोल सकते हो हमारे देश के लिए। हमारा देश दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, 140 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं हमारे देश के अंदर में। तो इसलिए ये किसी भी तरीके से पॉसिबल ही नहीं है कि सारी एनर्जी की पूर्ति हम लोग अपने ही देश से कर सके। इसीलिए दुनिया के अलग अलग देशों से हम लोग कच्चा तेल लगभग 80 से 85% खरीद कर लेकर आते हैं आज की डेट में। और इसी के साथ में जो गैस सीएनजी आप लोग इस्तेमाल करते हो गाड़ी के अंदर भी, कि हाँ चलो गाड़ी के अंदर में लाइन लगी रहती है ना, लंबी लंबी सीएनजी डलवा लेते हैं, उसका लगभग 50 से 55% जो है हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं बाहर के देशों से। तो वो भी और आसान होगा जब हम लोग इस पर्टिकुलर ग्रुप के थ्रू काम करेंगे। इसमें सी रूट और रेल रूट दोनों की कनेक्टिविटी करके एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो कि इसका ऑल्टरनेटिव भी यहां पर बोला जा रहा है। पर लेकिन दिक्कत क्या है यहां पर, थोड़ा सा जो यहां पर नुकसान होगा वो होगा अगर देखोगे ढंग से, बेसिकली ईरान को। क्योंकि उस टाइम पर ये जो कॉरिडोर हम लोग बना रहे थे, ये जो पर्टिकुलर कॉरिडोर बना रहे थे, इसमें ईरान का भरपूर इस्तेमाल हो रहा था, और इसके थ्रू हम लोग चाह रहे थे कि अफगानिस्तान के साथ भी अपनी कनेक्टिविटी बनाएं, आगे चल के सेंट्रल एशिया के साथ भी अपनी कनेक्टिविटी बनाएं।
पर लेकिन जब एक चीज काम नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसी के पीछे पड़े रहो। हो सकता है आगे चल के रसिया के भी फूल खिले, तो जंगल जंगल फूल खिला है पता चला है, चड्डी पहन के पुतिन चला है तो जब पुतिन साहब जो है अपने बेसिकली एक जोन में आएंगे तब उस प्रोजेक्ट को आगे लेकर चलेंगे। फिलहाल अभी यूएसए इतना ज्यादा डेडिकेटेड है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, वो कह रहा है कि अगले आने वाले 2 से 2.5 महीने के अंदर अंदर इसके लिए पूरी बेसिकली एक रूपरेखा मुझे चाहिए। उन्हें कहता है कि प्रीलिम्स का एग्जाम देना है तो पहले आप लोगों के पास में सिलेबस होना चाहिए, आप लोगों के पास में प्रॉपर पुराने क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, फिर मेंस का देना है तो पैटर्न पता होना चाहिए कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, इंटरव्यू की भी तैयारी अभी से स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो वो कह रहा है कि बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक का पूरा प्लान चाहिए भाई साहब मुझे टेबल के ऊपर में, क्योंकि मैं चाहता हूं इसके अंदर में ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया जाए। और जो 200 बिलियन मैंने बोला है ना, आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे, वो भाई साहब इसको ग्रांट दे रहा है। ग्रांट का मतलब समझते हो? ग्रांट का मतलब देता है कि जा तू भी क्या याद करेगा कि समीर से पहला क्या है, रख ले इसको अपने पास में। मतलब कि वो उधार नहीं दे रहा है, वो दान में दे रहा है 200 बिलियन 2027 तक का, कि जाओ एंजॉय करो और जी लो सिमरन अपनी जिंदगी। तो ये किस लिए? बस इसलिए क्योंकि भाई साहब खुन्नस खाए हुए है कि चाइना को आगे नहीं निकलने देना है, चाइना का इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है और वो उसको ठिकाने लगाना है। और इसी के लिए यही बहुत बड़ा रीजन था। कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं कि इंडिया का वर्चस्व जो है वो एशिया में बढ़ाने की कोशिश की जा रही है इन देशों के द्वारा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि चाइना एक इतना पावरफुल देश निकलकर सामने आए कि उसकी एशिया को छोड़कर दुनिया के लीडर के साथ में कंपेयर करने लगे। पर कहीं ना कहीं मानो या ना मानो चाइना वो पोजीशन बना चुका है, पर लेकिन कितना आगे उसको बढ़ने देना है, अब यहां पर पूरा खेल जो है वो इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर खेला जा रहा है। इसी के लिए अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट निकलकर सामने आ रहे हैं। पर लेकिन सबसे बड़ी बात है प्रोजेक्ट बनाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर जाना ये सबसे बड़ी बात होती है। इंप्लीमेंट करके वही ना, सपना तो सब देखते हैं भाई साहब यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाए, पर लेकिन होता उन्हीं का है जो डेडिकेशन के साथ में अपना खून पसीना एक करके मेहनत करके अपनी पढ़ाई करते हैं डेली डिसिप्लिन के साथ में। वरना दूसरे तो बस सपने लेकर बैठ जाते हैं और फिर बोलते हैं काश यार हो जाता उस टाइम पर ये कर लिए होते। तो ये वाली चीजें नहीं करनी है। बेसिक फोकस ये कि पूरा प्लानिंग के साथ में काम करना है। और इसी को लेकर जो बाइडन जो है पूरे उन्हीं कहते एक तरह से सख्त लोंडा बना हुआ है जो बाइडन। सर आप कह रहे थे इसका नाम बताएंगे आगे, पहले इसका कुछ और नाम था, अभी इसका कुछ और नाम यहां पर कर दिया गया है। पहले जब इसको लॉन्च किया गया था इसका नाम रखा गया था बुल्ट बैक बेटर इनिशिएटिव। जब यहां पर इसको लॉन्च करने की बात की गई तो ये इसका नाम दिया गया था बेसिकली कि हाँ ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि यहां पर प्रोजेक्ट में पैसा डाला जाएगा और G7 कंट्रीज के द्वारा 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। पर लेकिन फिलहाल इसका नाम जो कर दिया गया है ये कर दिया गया है PGII, यानी कि पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट। इसमें मेनली कंट्री कौन रहने वाला है तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन पूरा का पूरा, फ्रांस और इटली, जर्मनी और यूएसए जो कि यहां पर पार्टिसिपेट करने वाला है शानदार तरीके से। इसमें जो एक तरीके से इसका फोकस है प्रोजेक्ट का, ग्रीन और डिजिटल ब्रिज बनाने की कोशिश की जा रही है 2 कॉन्टिनेंट या फिर बोले तो 2 सिविलाइजेशन के बीच में। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही लार्ज स्केल पर एक कनेक्टिविटी बनाएगा, जिसका मेन फोकस ये रहेगा कि जहां जहां से कोई चीज होते हुए जाती है, आप लोगों ने सुना होगा अक्सर कि किसी पर्टिकुलर एरिया से अगर कोई रोड निकल जाए तो जमीन के भाव बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही वहां पर आसपास वाले एरिया में ढाबे खुल जाते हैं, होटल बनने लगते हैं, बहुत सारी चीजें, कहीं पर कोई प्रोजेक्ट लगा दिया जाए तो दूसरी चीजें अपने आप डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी तरीके से यहां पर इसके बारे में बात की जा रही है कि इसकी वजह से यहां पर सबसे बड़ी चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, लोगों की प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, इसी के साथ में ढांचा विकास होगा यहां पर, और इसी के साथ में जो दुनिया भर में टेंशन चल रही है खासकर मिडिल ईस्ट में एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार है, वो मिलकर काम करते हुए नजर आएंगे। G20 में जो सबसे बड़ा फोकस देखने को मिला वो था ग्लोबल लीडर को एक साथ में लाकर खड़ा कर देना, जिनके बीच में कई सारे मसक्के चल रहे हैं आज की डेट में, एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार बैठे हैं, वो भी एक प्लेट में बैठकर थालियां मतलब एक टेबल पर बैठकर बेसिकली रोटियां खा रहे थे एक साथ में बैठकर, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं यहां पर। तो ये बहुत ही शानदार तरीका काम यहां पर इंडिया के द्वारा किया गया है। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली 4 पिलर पर आप लोगों को रखा हुआ मिलेगा। तो ये 4 पिलर जो है वो आप लोग याद रखिएगा, जिसको आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। 4 पिलर कौन कौन से हैं? पहला जो है यहां पर पूरा फोकस इस पे जब लॉन्च किया गया था ये था कि ग्लोबल एनर्जी के बारे में बात की जाएगी। किसके बारे में? कि कम से कम इंश्योर किया जा सके एनर्जी सप्लाई, इसमें कोई डिसरप्शन ना हो, क्योंकि इसी के ऊपर सारा ढांचा टिका होता है। अगर तेल, अगर गैस, अगर यहां पर क्रूड ऑयल दुनिया में नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा, सारा समाज वहीं पर ठप हो जाएगा, ये बोल सकते हो। दूसरा रहेगा डिजिटल इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, खासकर आने वाले टाइम में 5G और 6G को कितने शानदार तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है उसको हम लोग लिंक कर सकते हैं आने वाले टाइम में, इसके ऊपर फोकस रहेगा। तीसरा बात की जा रही है जेंडर इक्वलिटी के बारे में। जेंडर इक्वलिटी यानी कि मेल और फीमेल को इक्वल ट्रीटमेंट देना,
ये बहुत बड़ा फोकस है सोसाइटी में, खासकर हम लोग लड़का और लड़की को साथ में लेकर नहीं चलते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलती है। इसके लिए भी अलग से सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। और नेक्स्ट यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो है ग्लोबल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसके थ्रू यहां पर ग्लोबल हेल्थ के ऊपर ही फोकस दिया जाएगा, क्योंकि कोविड-19 ने सबको बता दिया है कि अगर मिलकर काम नहीं करोगे तो भाई साहब मारे जाओगे। तो मरने से बचना है तो मिलकर एक दूसरे के साथ में मिलकर चलना है। ये बात आप लोग यहां पर बोल सकते हो फिलहाल के टाइम पर। बोल तो दिया है मैंने यूपीएससी क्लियर करूंगा, पर क्या लेकिन करूंगा कैसे, इसके बारे में कैसा पता चलेगा। मतलब बोल तो दिया कि इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया, क्या चाइना को ये टक्कर देगा, उसके बारे में कैसा पता चलेगा। तो उसके ऊपर भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहूंगा, जिससे इस टॉपिक को और अच्छे से आप लोग गहराई तक समझ पाएंगे। चाइना आज की डेट में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू जो खर्चा कर रहा है वो लगभग 1.3 ट्रिलियन खर्चा कर रहा है। 1.3 ट्रिलियन डॉलर, मतलब हमारी जो जीडीपी है उसका लगभग 2 से मतलब लगभग डबल से थोड़ा सा बोल सकते हो कम, हल्का सा, ठीक है, जितनी हमारी जीडीपी है। और जो ये PGI बोला है मैंने, इसका क्या मतलब है, इसमें बोला गया 600 बिलियन, यानी कि इसका डबल है यहां पर ये चाइना का प्रोजेक्ट। एक सबसे बड़ी बात तो ये देखने को मिलेगी आप लोगों को। और यहां पर एक पॉइंट तो ये हो गया कि पैसा बहुत कम है जो आप लोग 2027 तक खर्च करने वाले हो, चाइना उसका नेक्स्ट लेवल लेकर चल रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि जो पैसा आने की बात की जा रही है 600 बिलियन, इसमें ये बोल रहे हैं कि प्राइवेट वाले इन्वेस्टमेंट करेंगे आकर। इसकी क्या गारंटी है प्राइवेट वाले करेंगे, वो तो प्रॉफिट के बेस पर करेंगे, प्रॉफिट होगा तो आएंगे, नहीं प्रॉफिट होगा तो नहीं आएंगे। तो इसमें भी आशंका जताई जा रही है कि यहां पर इतना पैसा आएगा, या फिर बस बोल दिया गया है तसल्ली देने के लिए दुनिया को। जबकि चाइना का सारा प्रोजेक्ट कौन दे रहा है, वो चाइना की गवर्नमेंट फंड कर रही है। और गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो बोल रही है कि झोला लेकर आओ और भरकर ले जाओ जितना चाहिए, कोई नहीं पूछेगा कहां लेकर जा रहे हो, कहां फेंक रहे हो, जाकर नाली में फेंक दो चाहे, बस पैसा ले जाओ आके। तो वहां पर आप लोग इसके साथ में टक्कर ले ही नहीं सकते जब पैसा जो है वो स्टेट फंड कर रहा है और उसके पास में पैसे की कोई कमी नहीं है। नहीं कहते उसमें कपिल शर्मा शो में चंदू बोला करता था पैसे की कोई कमी नहीं है, तो वाली बात यहां पर हो रखी है, ठीक है। तो यानी कि जिससे टक्कर लेने जा रहे हो पहले उसको देख लो। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो आज की डेट में सोलर, हाइड्रो, विंड अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहा है, और खासकर वो कहीं ना कहीं एक तरीके से हर एक लेवल पर चीजों को इंगेज करके चल रहा है, एज कंपेयर टू जितनी इंगेजमेंट यहां पर PGI में दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो यहां पर क्या इसमें ढंग से काम हो पाएगा। जो G7 के लीडर हैं जिन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, वो जिसको G20 के पटल पर रखकर इसलिए इसको फिर से लॉन्च कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जान पाएं और अच्छे लेवल पर इसको इंप्लीमेंट कर पाए। पर लेकिन चाइना की मैसिव जो नीति है उसके सामने टिक पाएगा। अच्छी बात यह है कि इसको इंप्लीमेंट करने वाले पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं। चाइना का नेगेटिव माइंडसेट ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलता है जब चाइना कहीं काम करता है, तो उसके लिए नेगेटिव जो है बेसिकली ज्यादा है। एक तरीके से नेचर देखने को मिल रहा है उसके प्रोजेक्ट का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मार्केट में। वो दुनिया को बर्बाद कर अपना वर्चस्व दिखाना चाहता है। पर लेकिन जो ये प्रोजेक्ट है जो अभी लॉन्च किया गया G20 पर, ये दुनिया को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है, और यहां पर सबका साथ सबका विश्वास वाली बात चल रही है कि सबका फायदा यहां से देखने को मिलेगा। तो वो वाला आप लोगों को फंडा यहां पर नजर आएगा। तो दोनों बातें बता दी, क्रिटिसिज्म भी बता दिया, अच्छी बातें बता दी, बुरी बातें बता दी। अब इसको लेकर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो बातें बताई है, अब ऐसे तो मैं बैठूंगा नहीं। सबसे पहले तो क्वेश्चन बताइए, देखता हूं आंसर कौन देता है। पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट, सबसे प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन बन जाएगा कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। मैं आंसर नहीं दूंगा, ठीक है। ये यहां पर बात की जा रही है क्वाड के द्वारा लॉन्च किया गया, G7 के द्वारा लॉन्च किया गया, G20 के द्वारा, या फिर ब्रिक के द्वारा। चलो आंसर बता देता हूं वरना कई सारे कंफ्यूज हो जाएंगे। वो बोलेंगे सर आंसर तो इसका क्या हो गया, G20 हो गया, ठीक है। यही बोलोगे ना, आंसर G20 हो गया। तो यही मैं बोल रहा हूं कि G20 आंसर नहीं है, आंसर होगा इसका G7। G20 में फिर से इसको रखा गया है एक नए नाम के साथ में, क्योंकि जब यहां पर G7 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ये जिसको आप लोग पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं, इसको यहां पर बिल्ड बैक बेटर इनिशिएटिव के नाम से इसको लॉन्च किया गया था जब फर्स्ट टाइम इसको यहां पर सामने रखा गया था, ठीक है। फिर आगे चलकर इसका नाम आप लोगों के सामने निकल कर आया, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो यहीं पर होगा, और सारे के सारे बोलेंगे यार अभी तो यार इसके बारे में जिक्र किया, आज से पहले सुना नहीं है, कोई बात नहीं है, पर लेकिन जो सही है वो बात ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है आप लोगों का, खासकर यूपीएससी के नेचर का। और जब मैं बोलता हूं ना यूपीएससी के नेचर का या फिर यूपीएससी के लेवल का, कई सारे बच्चे मैसेज करने लगते हैं कि सर बस यूपीएससी के लिए ही पढ़ाते हो क्या। यार यूपीएससी के लिए पढ़ाना या फिर ना पढ़ाना वो कोई केस नहीं है। केस यहां पर यह कि मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं। अब करंट अफेयर में यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस, या फिर क्या रह गया आप लोग ये बता दो। अब मैंने यहां पर पढ़ा दिया सारा टॉपिक, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक निचोड़ कर पढ़ा दिया। अब इसमें किसी भी पेपर में जिस भी एग्जाम में जाओगे, अब आप लोगों से कोई क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोग मार नहीं खाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो ये आप लोगों को बेसिक फोकस करना है। अब आप लोग छोटे एग्जाम की किसी तैयारी करें, दूसरे एग्जाम की, वनडे टाइप के एग्जाम में, अब उसके लिए तो आप लोगों ने इतनी इन्फॉर्मेशन ले ली वहां पर, अगर एग्जामिनर भी बोले तो आप लोगों से बैठकर कि भाई साहब तुम पेपर बना दो, तो पेपर बना दोगे, तो वहां पर टॉप कर कराओगे। तो एग्जाम क्लियर नहीं करना है, एग्जाम टॉप करने के लिए पढ़ना है। तो फिर सोचो सिलेक्शन आराम से हुआ पड़ा है, वरना लिस्ट में इधर उधर लटके हुए नजर आओगे कि 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। और अगर इस लेवल पर आगे बढ़ोगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा कई सारे ज्वाइन लेटर आप लोग के हाथ में रखे होंगे, तो जोन सा मन करे वो ज्वाइन करना। तो इस लेवल पर पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो किस किस लेवल पर ये काम कर रहा है, तो क्लाइमेट क्राइसिस और इंश्योर कर रहा है ग्लोबल एनर्जी के बारे में, डिजिटल इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहा है, जेंडर इक्वलिटी और इक्विटी के बारे में बात कर रहा है, और ग्लोबल हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है। तो ये बेसिकली पिलर, जो 4 पिलर मैंने बताए थे, वो चारों के चारों पिलर जो हैं वो मेंशन है कि यहाँ पर, या फिर कोई दूसरा है। ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। बताइए, देखता हूं कौन सी आंसर देगा इसका। अभी डिटेल में तसल्ली में डिस्कस किए चारों के चारों पिलर, वो चारों के चारों पिलर का जिक्र यहां पर कर दिया गया है और आंसर यहां पर इसका डी हो गया। टॉपिक को पढ़ के निकल जाना कभी भी एग्जाम में याद नहीं आने वाला है, और ना ही बाद में आप लोग अगर टॉपिक को पढ़ रहे हो, एग्जाम तो छोड़ो वैसे भी नहीं याद आएगा। अगर उसके ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे ना, अब वो चीजें माइंड में फिक्स हो जाएगी। और यही मेरा बेसिक पर्पज है कि चीजें माइंड में फिक्स हो जाए, एग्जाम में जाकर बैठो तो समझ में आए कि हाँ यार वो पढ़ा था वहां पर, अब याद आ रहा है, थोड़ा सा रिविजन करने के साथ में। और एप्लीकेशन पर जाकर शाम को 5 बजे एक बार क्विज अटेम्प्ट कर लिया करो, वो सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छे से उसको अटेम्प्ट करो तो आप लोगों का करंट अफेयर इस लेवल का होगा कि किसी एग्जाम में मार नहीं खाने वाले हो। वीकली फ्री टेस्ट हो जाता है, तो ये आप लोगों के लिए और बल्ले बल्ले वाली बात होगी। तो ऐसे चीजों को लेकर चलना है बेसिकली। अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को इसे क्वेश्चन दे दूं लिखने के लिए, कंपेयर करने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, कि कंपेयर करो इसके साथ में जो अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए, तो आप लोग क्या इसके बारे में कुछ बेसिकली शब्द लिख पाओगे? 100 200 250 शब्द इसके ऊपर लिख पाओगे? तो ये ट्राई करने की कोशिश करना। एक प्यारा सा क्वेश्चन इसके ऊपर पोस्ट किया जा सकता है आराम से, ठीक है। तो मतलब आप लोगों के पास में टॉपिक पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि बस आप पढ़ ले, टॉपिक पढ़ने का मतलब ये होता है कि अब आप लोग को लिखने के लिए बोलूं मैं, तो आप लोग के जो एक तरीके से ना, वो कहते हैं एक तरीके से मगज में से कुछ निकल कर बाहर आ रहा है कि हाँ ये चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी है, कुछ याद आ रहा है। अगर पढ़ने के बाद में कुछ याद ही नहीं आ रहा है, ऊपर से फुर हो गया, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं बैठता है, ठीक है। तो अब एक एक बात आप लोगों के माइंड में क्लियर होगी, क्या है पूरा इनिशिएटिव, क्या है, सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर बता दी है, ठीक है। तो फाइनल क्या है कि वर्चस्व की लड़ाई है भाई साहब। ओके, कैसा लगा आर्टिकल जरूर बताना। कोई डाउट कोई समस्या हो तो उसको यहीं पर छोड़कर जाना, साथ में लेके नहीं, फीडबैक जरूर देना। ओके, आंसर राइटिंग ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन पर नहीं जाना है, मैंने आप लोगों को बोला था। कई सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, सर कहाँ चला गया कहाँ चला गया। लेक्चर तो देख लिया करो कम से कम, ये लेक्चर ही नहीं देखते हैं आधे बच्चे, फिर बोलते रहते हैं अगले दिन देखते हैं सर क्या बोला था, पिछले वाले लेक्चर छोड़ देते हैं कई बार बीच में, तो परेशान हो जाते हो। तो यहाँ पर मैंने बोला था कि एप्लीकेशन पर गूगल की पॉलिसी है, वो नहीं चाहते कि उनके प्ले स्टोर पर जो एप्लीकेशन है वहाँ से कोई इंसान जो है वो किसी दूसरे पेड ग्रुप पे, किसी दूसरे पेड जगह पर पहुंचे। तो इसलिए वो यहाँ पर एप्लीकेशन को हटाने के थ्रेड दे रहे हैं वहाँ पर, और ये इस तरीके की पॉलिसी यहाँ पर अपडेट की गई है कि वहाँ से ओनली आप लोग बेसिकली यूट्यूब पर जा सकते हैं या फिर अमेजन पर, ऐसा कुछ यहाँ पर अभी पॉलिसी आई है जो टेक्निकल टीम ने अपडेट किया है। तो इसलिए वहाँ से दोनों के दोनों कोर्स हटा दिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि वो उस प्लेटफॉर्म पर नहीं थे एप्लीकेशन पर, वो कहीं और थे, यानी कि टेलीग्राम पर थे, तो इसलिए वहाँ से हटा दिए गए हैं। तो इसका सीधा सीधा तरीका क्या है कि इसको स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद में स्क्रीनशॉट लेना है उसका, और यहाँ पर आप लोगों को सेंड कर देना है, और फिर वेट करना है। आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को बेसिकली प्रोसीजर मिल जाएगा कि किस तरीके से आप लोगों को उस ग्रुप में जाना है। अब दोनों ग्रुप में से जोन सा भी आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए उसके नीचे लिख देना कि सर ये वाला ग्रुप ज्वाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर उसी के हिसाब से आप लोगों के साथ में इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी, पर वेट करना थोड़ा सा, ये जरूर देखना आप लोग, ठीक है। तो ये इससे आप लोग बेसिकली क्या होगा कि एप्लीकेशन पर परेशान नहीं रहोगे, जो बच्चे वहां पर बार बार जाकर उसको चेक कर रहे हैं। ओके दोस्तों, ये जो G20 की मीटिंग हमारे देश के अंदर में अभी कंप्लीट हुई है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा चल रहा था वो था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की प्रेजेंस, यानी कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसी के साथ में मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यहाँ पर इसके ऊपर सबका फोकस था, और G20 के साथ साथ में साइड लैंड में यूएसए के द्वारा इंडिया के साथ में और कई सारे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट यानी कि जो मुद्दे हैं उसके ऊपर भी यहाँ पर बातें देखने को मिली। तो जब बात करते हैं बायलैटरल रिलेशन के बारे में, यानी कि दो देशों के बीच में जो संबंध होते हैं, उसमें इंडिया और यूएसए जो है वो आप लोगों को काफी अच्छे लेवल पर देखने को मिलेंगे। पर लेकिन ये जो अच्छा लेवल मैं बोल रहा हूं, ये कई सारे अप्स एंड डाउन से होता हुआ गुजरा है।
तो वो अप्स एंड डाउन्स क्या है उसके बारे में मैं कुछ बेसिक बातें आप लोगों से करूंगा। यानी कि जो दिखता है वही सामने आप लोगों को वो सच नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे और भी मुद्दे होते हैं जिसके ऊपर मैं एक नजर आप लोगों की डालना चाहूंगा। अगर इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को जाना पड़ेगा 1949 में, 1949 में, यानी कि हमारा देश नया नया ताजा ताजा अभी यहां पर आजाद हुआ था। इंडियन प्राइम मिनिस्टर पहली बार यूएसए के प्रेसिडेंट से मिले थे और ये जो ट्रिप थी इंडिया की एक फॉर्मल प्रोक्लेमेशन था कि न्यूट्रलिटी दिखाने के लिए कोल्ड वॉर के टाइम पर एक साइड में यूएसए था, एक साइड में यूएसएसआर था। हम चाहते थे कि यार ना तो यूएसए की साइड में जाए ना ही यूएसएसआर यानी कि रशिया की साइड में जाए, हम लोग अपनी लाइफ को अलग से एंजॉय करें। इसीलिए हम लोगों ने बनाया नेम यानी कि नॉन अलाइंग मूवमेंट। ये वो देश थे जो कि अभी अभी नए नए ताजे ताजे आजाद हुए थे, वो इस फालतू के चपेड़े में पड़ना नहीं चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने अलग से ही अपनी लाइफ को एंजॉय करने का बेसिकली ठाना और उसको लेकर हम लोग एंजॉय करते रहे। फिर इसके 10 साल बाद यहां पर ये याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पहले बार यूएसए के किसी प्रेसिडेंट ने हमारे देश की जमीन पर पैर रखा था तो इंस्पायर्ड बाय द महात्मा गांधी जी का जो नॉन वायलेंस स्ट्रगल था, तो मार्टिन लूथर किंग जो है वो इंडिया में आए थे। ये फर्स्ट सर्विंग यूएसए के प्रेसिडेंट जो इंडिया के अंदर में विजिट की थी। इससे पहले कोई भी यूएसए का प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया में एंट्री नहीं किया था, यानी कि 1959 में, और वो भी किसकी वजह से? गांधी जी की वजह से। ये आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। फिर इसके बाद में लगभग यहां पर 2-3 साल बाद यहां पर आप लोगों को देखने को मिला कि 9 अमेरिकन यूनिवर्सिटी और यूएसए की जो एजेंसी है फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, उन्होंने हमारे देश के अंदर में पहला जो फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो बेसिकली जिसमें इनके द्वारा सपोर्ट किया गया वो था आईआईटी कानपुर। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूं इसके बारे में, थोड़ा सा आप लोगों को अच्छा लगेगा डेटा एक्स्ट्रा जानकर इसके बारे में, जो कि फैक्चुअल बट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसके लिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं टेलीग्राम पर, और यहां पर जाकर आप लोग सर्च करना आईआईटी। तो आईआईटी जैसे ही सर्च करोगे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे आईआईटी के कई सारे टैब खुलकर आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो वाला टैब है, ठीक है, इसमें आप लोग थोड़ा सा जब नीचे जाओगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये इंपॉर्टेंट डेटा है कि हमारे देश के अंदर में जो आईआईटी बनाए गए थे, तो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1961 में आप लोगों को देखने को मिला। डिक्लेयर गए कि यहाँ पर नेशनल इंपोर्टेंस के इंस्टीट्यूट आगे चलकर, तो 1961 में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप लोग यहाँ पर देखिए, तो आगे चलकर यहाँ पर बेसिकली ये जो किसके द्वारा बनाए गए थे, हमारे देश के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे उनके द्वारा यहाँ पर इसकी जो नींव रखी गई थी। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमारे देश के अंदर में जो 4 इंपॉर्टेंट आईआईटी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसमें आईआईटी बॉम्बे है, वो हम लोगों ने रशिया की हेल्प से बनाया था। आईआईटी मद्रास जर्मनी की हेल्प से बनाया था। आईआईटी कानपुर अभी मैंने पढ़ा यूएसए की हेल्प से बनाया था। और आईआईटी दिल्ली यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके की हेल्प से बनाया था। तो ये ओरिजिनली हमारे देश के अंदर में जो आईआईटी, जिनको आप लोग पुराने आईआईटी बोलते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं और ये कई बार मैच करने के लिए भी आप लोगों से आ जाता है, तो कई बार इनके बारे में पूछा जाता है, तो ये आप लोग यहां पर याद रखिएगा। अब यहां पर आप लोगों को अप्स एंड डाउन्स भी देखने को मिलेंगे। कई जगह यूएसए ने हम लोगों को सपोर्ट किया और कई जगह हमारा अपोज भी किया। 1962 की वार में इंडिया और चाइना के बीच में यूएसए ने मैकमोहन लाइन को सपोर्ट करते हुए बोला कि यहां पर ये एक सही लाइन इंडिया और यूएसए के बीच, इंडिया और चाइना के बीच में होनी चाहिए, ये हमारी साइड में खड़े हुए नजर आए। जब हमारे देश में भुखमरी काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिल रही थी, तो हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन चलाया गया। तो इसमें यूएसए के साइंटिस्ट जो कि दुनिया भर में जाने जाते हैं, जिनका नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, नॉर्मन बालो, ये बेसिकली ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट या एग्रीकल्चर पितामह के नाम पर जाने जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। किस देश के हैं ये आप लोग को बताना है। और इंडिया के जो है एमएस स्वामीनाथन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन काफी शानदार देखने को मिला। और ग्रीन रिवॉल्यूशन ने हमारे देश के अंदर में धूम मचाई, जिसमें आगे चलकर जय जवान जय किसान का नारा आप लोगों ने सुना होगा, तो वो कहीं ना कहीं इसी ड्यूरेशन में आप लोगों को यहां पर देखने को मिला। इंडिया ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जैसे ही किया, यूएसए को मिर्ची लग गई 1974 में, और 1978 में 4 साल बाद उसने न्यूक्लियर जो बेसिकली नॉन प्रोलिफरेशन एक्ट बना दिया, जिसमें यहां पर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी निकलकर सामने आई और इंडिया के ऊपर कई सारे इनके द्वारा बैन लगाने की कोशिश की गई। पर लेकिन जैसे ही 1991 में जो कोल्ड वॉर का एक तरीके से खात्मा हुआ, इंडिया ने एलपीजी रिफॉर्म लाए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर यह था कि कई सारे देश जो है वो यूएसएसआर की पैटर्न में चलते हुए नजर आ रहे थे, कई सारे देश जो है यूएसए के पैटर्न में। यूएसएसआर मतलब
यानी कि कम्युनिस्ट कंट्री, यानी कि सरकार के हाथ में सब कुछ होना चाहिए, एक एक चीज सरकार डिसाइड करेगी। पर लेकिन यहां पर जब बात करेंगे, जो आप लोगों को देखने को मिलेगा यूएसए वाला पैटर्न, वहां पर प्राइवेट एंटिटी के हाथ में पावर रहती है। जैसे दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनी आज के डेट में यूएसए से निकल कर आती है। पर कोई भी देश आज की डेट में ऐसा नहीं है शायद जिसको आप लोग बोल दो कि वो 100% आप लोगों को देखने को मिले वो कैपिटलिस्ट है या फिर कम्युनिस्ट है। इसलिए मिक्स्ड इकोनॉमी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जहां पर सरकार भी काम करती है और यहां पर प्राइवेट कंपनी भी काम करती है। सरकार क्या करती है, वो फैसिलिटेशन का काम करती है, यानी कि तुम जो भी काम करना चाहते हो वो काम करो, हम तुमको सपोर्ट करेंगे। जैसे नहीं घर वाले कहते हैं बेटा कर लो जो करना है, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, टेंशन मत लेना। वही वाली बातें यहां पर सरकार करती है कंपनी को कि कर लो जो कर रहे हैं, हम पीछे खड़े हैं, तुमको सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। माहौल अच्छा चल ही रहा था। यहां पर 1991 के बाद में इंडिया ने फिर से एक टेस्ट कर दिया इससे यूएसए को इतनी मिर्ची लगी जिसकी कुछ हद नहीं है। इवन हमारी जो मालाबार एक्साइज चली हुई आ रही थी 1992 में, ये भी कई सारी चीजें जो है इन्होंने साइड में सिंगवा के रख दी, करे नहीं इसके साथ नहीं बात करेंगे, वैसा हम ये नहीं मान रहा, ठीक है। मतलब ये चाह ही नहीं रहे थे कि हमारे पास में जो है न्यूक्लियर वेपन रहे, क्योंकि यहां पर ये चाह रहे थे कि न्यूक्लियर वेपन बस उन्हीं देशों के हाथ में रहे जो कि ताकतवर अपनी दिखाते हैं, अपना आपको ताकतवर बताते हैं, उन्हीं देश के पास में रहे। पर हमारे देश में एक पड़ोस में चाइना बैठा है, एक साइड में पाकिस्तान, तो हमको तो भाई साहब यहां पर झेलना पड़ रहा था। तो हमारे लिए जरूरी था, तो हम लोगों ने सारे रिश्ते नाते ताक पर रखकर अपनी सिक्योरिटी को प्रेफरेंस दिया। फिर इसके बाद में 2 साल बाद फिर देखने को मिला यूएसए के प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने एंड किया जो ये नोटंकी चल रही थी चीजों को लेकर, और फिर यहां पर इंडिया के न्यूक्लियर वेपन टेस्ट को लेकर तो थोड़ा सा यहां पर नॉर्मल सी आप लोगों को देखने को मिली आगे। ये वाली स्लाइड आप लोगों को यहां पर अब यूएसए को दिखाएगी। यूएसए को ये समझ में आने लगा अब ये देश जो है ये हमारे कंट्रोल में नहीं आएगा। जैसे ही न्यूक्लियर टेस्ट हुआ 1998 में, 2001 में आके यूएसए जो है उस चीज को सपोर्ट करने लगा। ये बिल्कुल ऐसी है। हिस्ट्री आप लोगों ने उठाकर देखी होगी, जर्मनी जो है उसको यूनाइट करने का काम किया जा रहा था बिस्मार्क के द्वारा। उस टाइम तक यहां पर हर एक इंसान जो है वो यहां पर जर्मनी को जो है अलग तरीके से देखता था। पर जैसे ही जर्मनी यूनाइट हो गई, एक देश बन गया, सबने बिस्मार्क को जिल्ले इलाही करना स्टार्ट कर दिया कि वाह क्या इंसान है भाई साहब, क्या शानदार कूटनीति खेल के गया है। तो वही काम यहां पर हुआ। 1998 तक तो चीजें बड़ी ही एक तरह अटपटी चल रही थी, पर जैसे ही हमारे देश के अंदर में शानदार परफॉर्मेंस निकल कर आई, यूएसए ने जिला इलाही कर दिया। उसको देखने लगा कि यहां पर इनके साथ में अच्छे रिलेशन बनाने पड़ेंगे। तो फिर यूएसए ने यहां पर डिफेंस रिलेशन बनाने स्टार्ट कर दिए और 2005 में पहली बार इन चीजों की स्टार्ट की गई। 5 साल बाद 2010 में ये स्ट्रेटेजिक लेवल पर पहुंच गए। 2011 में यहां पर एमओयू साइन करने स्टार्ट कर दिए साइबर सिक्योरिटी को लेकर। 2016 में यहां पर डिफेंस पार्टनर बन गया इंडिया। 2018 में यहां पर 2+2 यानी कि ये बेसिकली इसके बारे में डिस्कस करूंगा, कॉम कासा और ये सारी चीजें भी आगे स्लाइड में सारी चीजें समझ में आएगी। 2020 में यहां पर और नेक्स्ट लेवल की बातें आ गई, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। और आज की डेट में तो नेटो प्लस इंडिया को बोलते हैं कि नेटो प्लस वाली कैटेगरी में आ जाओ, यानी कि बस हमारे साथ में ही आ जाओ, अब हमसे दूर मत जाओ, तुमसे तुम्हारे बिना हमारा मन नहीं लगता है, ये यूएसए बोलता है। इन रियलिटी में यूएसए के मन नहीं लगता हमारे बिना, इसकी कोई वैसी कोई ऐसा नहीं की है, बेसिकली ये जानबूझकर इसका हमारे हमसे प्यार हो गया, हम हमारे ऊपर दिल फेंक बैठा यूएसए। हमारे देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ है। 140 करोड़ पॉपुलेशन को लोग पॉपुलेशन नहीं देखते हैं, इसको लोग मार्केट देखते हैं। तो हमारे साथ में कोई भी देश बिगाड़ने की कोशिश इसलिए नहीं करता है क्योंकि हमारे यहाँ पर उनको मार्केट नजर आती है, जहां पर इतनी सारी मार्केट है, इतने सारे लोग अपने दुनिया भर के प्रोडक्ट वो बेच सकते हैं और पूरा खेला इसी का है आज की डेट में। इसलिए हमारे साथ में सब जो है मीठी मीठी बातें करते हैं, ठीक है। उन्हें कहते हैं मीठी मीठी बोल के सिगरेट पिला दी तो वही वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, देखता हूं कौन बताता है। यहां पर बात करें GSOMIA, ये एक तरीका एग्रीमेंट आप लोगों को देखने को मिला। इसकी एक स्लाइड है जिसमें सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहां पर देखते हैं, इसको जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस एग्रीमेंट बोलते हैं। इसी के साथ में लिमोवा था यहां पर, जिसको लॉजिस्टिक एक्सचेंज एंड मेमोरेंडम एग्रीमेंट। इंडिया और यूएसए के डिफेंस रिलेशन के बारे में लिखने के लिए आ जाए ना, ये 4 मेंशन कर देना, एग्जामिनर फुल नंबर देके जाएगा। कॉम कासा, इसको कम्युनिकेशन कॉम्पैक्टिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट बोलते हैं। और BCA, इसको BECA यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड ये एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट की कैटेगरी में इसको रखा जाता है। तो ये सारे के सारे यहां पर इंडिया के साथ में साइन किए गए, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये अलग अलग टाइम पर। याद रख लेना 2002 में, 2016 में, 2018 में, 2020 में, ये ऊपर से नीचे तक आप लोगों के मैच करने के लिए भी आ जाते हैं। इसको लेकर कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा कि इनको लगाओ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। टाइगर ट्रंप, ये एक एक्सरसाइज है इंडिया और यूएसए की नेवी के बीच में, ये याद रखना। हमारे देश से आर्मी और नेवी पार्टिसिपेट करते हैं, यहां से बेसिकली इनकी नेवी। वज्र प्रहार, ये याद रखेगा, हमारी आर्मी की एक्सरसाइज है। युद्ध अभ्यास, ये इंडिया और यूएसए के बीच में आप लोगों को कोऑपरेशन देखने को मिलेगा डिफेंस के फील्ड में।
कोप इंडिया, ये इंडिया एयरफोर्स की आप लोगों को देखने को मिलेगी यूएसए के साथ में। और मालाबार तो एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि स्टार्ट की गई थी 1992 में मजे मजे में इंडिया और यूएसए के साथ में। फिर 1998 में यहाँ पर इसके ऊपर जो है काले बादल मंडराने लगे, और फिर आगे चलकर आज के डेट में एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको देखकर चाइना को एक तरह से ना भौंस ही करने लगता है कि यहाँ पर इतने लार्ज स्केल पर इतनी सक्सेसफुल एक्सरसाइज कैसे हो गई। उसमें जब से जापान और ऑस्ट्रेलिया जुड़े तब तो भाई साहब समझो ही मत, उनकी जो है एक तरीके से ना वो बोलते हैं कि आप क्या बोलूं बस उसके लिए, मतलब समझ जाओ क्या बोलना चाह रहा हूं। एक नहीं बहुत 24 घंटे जो पड़ोस की आंटी चिढ़ती रहती है कि इनका बच्चा पढ़ता जा रहा है, जल्दी ये सिलेक्शन भी ले लेगा, फिर सिलेक्शन हो गया, फिर जल्दी शादी भी हो जाएगी, शादी हो गई, सुंदर सी वाइफ आ गई, भाई साहब बिल्कुल मजे में जिंदगी कट रही है, पड़ोसन को आग लग रही है कि कैसे भाई साहब इनकी जिंदगी इतनी अच्छी कैसे चल रही है, हमारे घर में तो हम लड़ते रहते हैं, हमारे बेटे की वो हमको जीने नहीं देती है। तो वाली हरकतें आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। यानी कि वहां पर अलग है और यहाँ पर जो है सास बहू मजे कर रही है, बच्चा बेसिकली एक तरीके से अच्छे से अपना काम कर रहा है, सही सारी चीजें चल रही है, तो वाली चीजें आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें इंडिया और यूएसए का ऐसा लेवल हो गया है कि 2+2 डायलॉग आप लोगों को देखने को मिलेगा। 2+2 में कौन होता है यहाँ पर बताया आप लोगों को, इसमें बताइए, देखता हूं कौन कौन बताता है, अभी मैं बता दूंगा, तब तक आप लोग एक बार अटेम्प्ट कर लो। इंडिया और यूएसए के पास में 2+2, इंडिया और यूएसए का कमर्शियल डायलॉग देखने को मिलेगा, इंडिया यूएसए का इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पार्टनरशिप, इंडिया और यूएसए की ट्रेड के बारे में बात करें तो पॉलिसी, इंडिया और यूएसए की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इंडिया और यूएसए की होम लैंड सिक्योरिटी डायलॉग। मतलब कहा नहीं है आज की डेट में यूएसए, हमारी रग रग में यूएसए आज की डेट में घुसा चुका है, वो यूएसए जो कि कभी हमारे साथ में बात तक नहीं किया करता था। और इवन अगर आप लोग देखोगे ये यूएसए हमारे लिए अच्छा भी नहीं है। मुझे सबसे घटिया जो इंसान आज की डेट में लगता है ना, जिसके बारे में आप लोग ये बोलो कि वो किसी का नहीं है, वो आज की डेट में सेम ट्रीटमेंट पाकिस्तान को देना स्टार्ट कर देगा। अगर पाकिस्तान जो है उसके लिए जरा सा भी फेवरेबल हो जाए, वो 1 मिनट में हमको छोड़ के भाग जाएगा। तो यूएसए सगा नहीं है। रसिया एक ऐसा देश है जिसको आप लोग एक अच्छा दोस्त बता सकते हो, वो प्रॉब्लम में आकर भी आप लोगों की हेल्प कर देगा। पर जहां पर यूएसए को जरा सी प्रॉब्लम होगी, भाई साहब अफगानिस्तान को मरता छोड़ के चला गया, कह रहा है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम कल के मरते आज मर जाओ। ये कंडीशन है यूएसए की। अगर आज के डेट में आप लोग देखोगे, वो इसलिए हमारे साथ में क्योंकि वो चाइना को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, बस ये मेन रीजन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, वरना उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारे अंदर में, ठीक है। हमारी लोकेशन अच्छी है, उसका ये फायदा उठाना चाहता है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमारे यहां पर दुनिया भर के लोग हैं, वो आप लोगों को बेसिकली मार्केट बनाना चाहता है, और हमारी डिफेंस को यहां पर बेसिकली दुनिया भर का अपना माल बेचना चाहता है अपने डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इसके मेन मुद्दे देखने को मिलेंगे, यानी कि ये इसीलिए हमारी हेल्प करने में जुटा हुआ है, क्योंकि ये चाहता है कि किसी और को नुकसान हो जाए। ये बेसिक मुद्दा है। वही हथियार अगर हम लोग आज के डेट में रसिया से खरीद रहे हैं S-400, उसमें उसने अपने दोस्त के ऊपर, टर्की के ऊपर बेसिकली उसके ऊपर बैन लगा दिया, तुमने S-400 क्यों खरीद लिया। और वही S-400 हमने खरीदा रसिया से, तो हमारे ऊपर कोई बैन नहीं लगा इसने, जबकि हम तो इसके नेटो के मेंबर भी नहीं थे। तो हमको ये साइड में छोड़कर निकल गया। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि रसिया से खरीदे हैं तो भाई साहब इस्तेमाल होंगे या तो चाइना के खिलाफ या फिर पाकिस्तान के खिलाफ। तो यहां पर उसको ये बात सुनकर उसके दिल को ठंडक मिलती है, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग यहां पर? तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। इवन बराक ओबामा हमारे देश में चीफ गेस्ट बन के आए थे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर। बताइए कौन से ईयर में आए थे? उस साल में सारे के सारे हथियार मैक्सिमम हमारे पास में वो थे जो कि रसिया से खरीद रखे थे, और हम उनको गणतंत्र दिवस पर उनको शोकेस कर रहे हैं, और बराक ओबामा एंजॉय कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वाह बेटा दिखा लो रसिया के हथियार, हमको दिखा लो। तो वाली बातें हैं। और वो उसको लेकर मतलब एक तरीके से ना उसको लेकर वो एक तरीके से टेंशन में भी नहीं, क्योंकि उसको पता है इस्तेमाल किसके खिलाफ होने हैं, ठीक है। ये समझ सकते हैं। तो साइबर फ्रेमवर्क 2016 देखने को मिलेगा, इंडिया यूएस साइबर सिक्योरिटी डायलॉग, इंडिया यूएस जॉइंट वर्किंग ग्रुप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी मिलकर काम करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। ये इंडिया और यूएसए की चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इंडिया और यूएसए के बारे में अगर डिफेंस के बारे में भी कुछ लिखने के लिए आप लोगों को ले आ जाए, इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऐसा टॉपिक हो जाता है जिसको आप लोग इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ से भी आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। जो टाइमलाइन आप लोगों को बताइए ना, ये टाइमलाइन आप लोगों को एक अच्छा कंटेंट देकर जाती है, जिससे आप लोग चीजों को समझ पाते हैं, और इसके बीच में आप लोग सारे अपने पॉइंट जो है भरकर एक अच्छा आंसर लिख सकते हो। अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है इसमें? लेटेस्ट ये चल रहा है जो मीटिंग अभी हुई, इसमें एक तो ज्वाइंट स्टेटमेंट निकल कर आई। जब कोई दो लीडर ज्वाइंट स्टेटमेंट देकर जाते हैं तो इसका बेसिक मतलब ये निकल कर आता है कि ये लीडर जो है ऑफिशियली ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से ऑफिशियली ये बातें दुनिया के सामने रखी जा रही है। तो क्या करेंगे? ग्लोबल इशू पर काम करेंगे, काउंटर टेररिज्म को ठिकाने लगाएंगे, मतलब सीधे सीधे बोलो तो ये डायरेक्टली नहीं बोलना चाहते कि पाकिस्तान को ठिकाने लगाएंगे, ठीक है। पड़ोस में अगर बात करें सिचुएशन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार की खराब हो रखी है, उनके ऊपर भी हम लोग चाहते हैं अच्छा सा काम हो, वरना दिक्कतें देखने को मिलती है, ठीक है। पड़ोसी ज्यादा अमीर हो जाए तो दर्द होता है, पर लेकिन वो इतना गरीब हो जाए कि रोटी भी ना मिले तो फिर भी दर्द होता है, ठीक है। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है। आगे बात करें तो यहां पर अभी सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा चल रहा है
कि हम लोग यहाँ पर कोशिश करें कि हमारे पास में खासकर हमारा जो HAL है वो मिलकर काम करे और GEF414 जेट इंजन जो है वो इंडिया के अंदर में मैन्युफैक्चर किया जाए। ठीक है, प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है 31 जनरल यहाँ पर बेसिकली एटॉमिक MQ-9B रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट का F414 इंजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे इंडियन एयरफोर्स के लिए, और कोशिश ये की जा रही है कि हमारे यहाँ पर इनको मैन्युफैक्चर भी किया जाए। रसिया एक ऐसा लौता देश है जो सबसे पहले जिसने बोला कि मैं टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करूंगा, प्रोडक्ट तुम्हारे यहाँ पर आकर भी बनाऊंगा। बस दिक्कत यहाँ पर यह कि करप्शन बहुत ह्यूज है रसिया के अंदर में, वो दिक्कत देखने को मिलती है, वरना रसिया जितना खुलकर दिल का साथ देने वाला आदमी है ना, इतना कोई नहीं है। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर काम किया जा रहा है, बहुत लीडर मिलकर काम कर रहे हैं कि किस तरीके से मास्टरशिप प्रीपेयर एग्रीमेंट है उसके ऊपर भी काम किया जाए, अच्छे लेवल पर मिलकर काम करेंगे, ये बोला जा रहा है यूएसए के द्वारा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पर मिलकर काम करेंगे मेजर डिफेंस पार्टनर के तौर पर इंडिया और यूएसए एक दूसरे के साथ में। इंडिया और यूएसए एक्स यहाँ पर एक तरीके से इंडिया यूएसए डिफेंस एक्सेलरेशन करेंगे। इसमें बेसिक फोकस यहाँ पर ये दिया जा रहा है, आप लोगों को याद रहेगा यहाँ पर IIT कानपुर याद रखिएगा। ठीक है, यूएसए जब भी काम करेगा मैक्सिमम IIT कानपुर के साथ में काम करता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। इसी के साथ में ICET, इसको बोलते हैं बेसिकली क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जो नई नई निकल कर आ रही है उसके लिए इनिशिएटिव यूएसए हमारे साथ में मिलकर काम करने के लिए पहले ही हम ही भर चुके हैं। इसका इनिशिएशन किया गया था 2023 के अंदर में, तो इसको और आगे ले जाने की भी बात इनके द्वारा अभी रिसेंटली की गई है। और कौन से मुद्दे हैं, स्पेस से मिलकर काम करेंगे नासा और यहाँ पर इसरो, जो कि कर भी रहे हैं, काफी लार्ज स्केल पर कई सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं। इसमें आप लोगों को इंडिया यूएसए ये आर्टेमिस अकॉर्ड के बारे में बात की जा रही है, मिलकर काम करेंगे आने वाले टाइम में प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन के लिए। इंडिया और इसरो मिलकर काम कर रहे हैं, यहाँ पर 2024 तक का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात की जा रही है, इसमें ज्वाइंटली मिलकर काम कर रहे हैं। इसी के साथ में यहाँ पर इंडिया और यूएसए कैंसर डायग्नोसिस के ऊपर काम कर रहे हैं, ये इसमें बात की जा रही है। नवंबर में आने वाले टाइम में लॉन्च किया जाएगा इंडिया यूएसए हेल्थ डायलॉग। इसी के साथ में न्यूक्लियर साइड में मिलकर काम कर रहे हैं, वो देश जो कि हमको न्यूक्लियर के नाम पर बेसिकली एक तरीके से बाइकआउट करके बैठ गया था, आज के दिन में हमारे साथ में काम करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। देख लो यहाँ पर इसको कहते हैं दादागिरी। ठीक है और क्या क्या मुद्दे हैं, बहुत सारा ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी में, इनोवेशन हैंडशेक, अलग अलग लेवल पर हम लोग इनोवेशन कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी में हम लोग को सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, तो जॉब भी बढ़ेगी। ट्रेड में काम करेंगे ताकि जो लड़ाई होती है WTO में दोनों की, ये कहता है सब्सिडी दे रहे हैं, हम कहते हैं नहीं दे रहे, हम तो अपने बेसिकली लोगों को खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहता है कि हम लोग फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत में बहुत सारे लोगों को फ्री में खाना बांट रहे हैं, इससे मार्केट में इनके खाने का प्राइस जो है वो डाउन होता है, मतलब ज्यादा रहता है और हमारा डाउन रहता है, इसकी वजह से इनका मार्केट में प्रोडक्ट नहीं बेच पाते हैं। तो ये बार बार WTO में जाके फालतू की बातें कर, हम कहते हैं कि लोग भूखे मर रहे हैं, भूखे मरने दें, उनको खाना न दें, बता दो क्या करें। अच्छा तुम ही बता दो। ठीक है, ग्लोबल चैलेंज इंस्टीट्यूट के बारे में बात की जा रही है, किस तरीके से उसको टैकल करना है, इसमें एजुकेशन सिस्टम को भी हम लोग आगे लेकर चलने की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव आप लोग को इंडिया और यूएसए के बीच में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इसके बारे में अगर बात करें कोई, तो कंफ्यूजन अब आप लोगों को नहीं होना चाहिए, इस तरीके से आप लोगों को रिलेशन पढ़ा दिए सारे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कल को अगर आप लोगों से पूछ रहे इंडिया और यूएसए के बारे में, GSOMIA, कॉम कासा, BECA, लिमोआ, ये सारे के सारे एग्रीमेंट बोल दे कि आप लोग बताओ कि यहाँ पर ये जो एग्रीमेंट है इंडिया और यूएसए के बीच में है, तो ये स्टेटमेंट में से कौन से करेक्ट है, कौन सा पहले हुआ, इनको अरेंज करना आप लोगों को। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, तो इसका आंसर दीजिए, बताइए आप लोगों के हिसाब से सही आंसर क्या होगा। A 1 2 3 4, B 2 3 4 1, C 1 4 2 3 या फिर D 2 4 1 3, सही आंसर क्या बताइए। इसको मिला लेना, यहाँ पर देख लेना सही क्या बैठ रहा है। बेसिकली टाइम आप लोगों को बता दिया, तो कोई बड़ी चीज नहीं है, बस आप लोग टाइम के हिसाब से याद रखना है इसको। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी यहाँ पर एक्सरसाइज के बारे में अगर बात करें, टाइगर ट्रम्प एयरफोर्स, इसके बारे में कौन कौन सी एक्सरसाइज है, तो इसमें कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच है, ये आप लोग को बताना है। ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन। तो यहाँ पर टाइगर ट्रम्प एयरफोर्स, कोप इंडिया आर्मी, मालाबार नेवी, तो सही क्या है, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने है, इसको भी आप लोग मैच कर सकते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज यहाँ पर किस किस के साथ में है। तो इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कैसा लगा टॉपिक, अगर लिखने के लिए कुछ पूछ लो आप लोगों से क्वेश्चन, तो क्या लिख पाएंगे, हाँ या फिर ना बताइए। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो वो यहीं छोड़कर जाना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है आप लोगों के सामने, ये है PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के बारे में। तो कई सारे बच्चे जो हैं इसको पहले भी कई बार सुन चुके हैं, पर लेकिन ये टाइम टू टाइम न्यूज़ में क्यों आता है, ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोग की टेस्ट सीरीज नहीं होती है, जब आप लोग टेस्ट देते हो तो नया टेस्ट आ गया सामने, एक और टेस्ट देना है, ये बिल्कुल उसी टेस्ट सीरीज का पार्ट आप लोग बोल सकते हो। PM गति शक्ति प्लान मतलब क्या इसका, ये एक तरीके से चीज़ों को रिव्यू करने का काम करता है कि किस तरीके से चीज़ें डिसाइड की थी सरकार के द्वारा, क्या उस पैटर्न में चीज़ें चल रही हैं, अगर उस पैटर्न में चल रही है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं चल रही है तो क्यों नहीं चल रही है और कहाँ पर क्या कमी है। तो उसी के लिए PM गति शक्ति प्रोग्राम यहाँ पर लेकर आया गया।
नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, यानी कि कैसे अलग अलग चीज़ों को कनेक्ट कर कर एक जगह फोकस देकर हम लोग ला सकते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, इससे पहले एक प्लान लॉन्च किया गया था हमारे देश में जिसको बोला गया था इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ये लगभग 100 मतलब 100 क्या 100 लाख करोड़ का ये प्रोजेक्ट लाया गया था 2019 में। पर लेकिन उसके बाद में फिर पीएम गति शक्ति जो प्रोग्राम लेकर आए, इसको भी इसमें सब्ज्यूम कर दिया गया और इसके तहत में बोला गया कि ढंग से चीज़ों को लेकर चलेंगे। तो काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पर अब बात की जा रही है। अलग अलग आप लोगों को मिनिस्ट्री देखने को मिलेगी, इवन सारे स्टेट देखने को मिलेंगे, कैसे मिलकर काम किया जा रहा है। स्टेट भी मिलकर अपना प्लान बनाए तो चीज़ों को अच्छे से लेकर चला जाए। आप लोग खुद देखो, हमारे देश के अंदर में आज की डेट में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। अगर मैं बोलूं कि पूरे देश को आगे लेकर चलना है तो आप लोग खुद देखो, अगर सारे के सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर में सारे के सारे जो विलेज हैं, उन विलेज के अंदर में सारे के सारे जो घर हैं यानी कि हाउस हैं, या फिर यहाँ पर सिटीज़ के अंदर में जो हाउस हैं, अगर हाउस होल्ड यूनिट के लेवल पर हम लोग काम करना स्टार्ट कर दें तो देखते ही देखते सारे काम जो है वो हमारे अचीव होते हुए नजर आएंगे। अगर हम लोग को जैसे साफ सफाई करनी है, पेड़ पौधे लगाने हैं, आसपास में जो है कोविड-19 के टाइम पर हम लोग को क्वारंटीन वगैरह रखना, वो सारी चीज़ें ऐसे ही अगर यहाँ पर मिलकर काम करें तो बहुत बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। और वही टारगेट यहाँ पर इनके द्वारा दिया गया। रोड की कैपेसिटी बढ़ाने की बात की गई यहाँ पर। रेलवे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कार्गो को कैसे लेकर चल सकते हैं आने वाले टाइम में। 200 से ज़्यादा यहाँ पर नए एयरपोर्ट और हेलीपोर्ट बनाने की बात की गई। रिन्यूएबल एनर्जी में 225 गीगावाट की बात की गई। 4G कनेक्टिविटी और विलेज, हर एक गांव में 4G कनेक्टिविटी की बात की गई। ठीक है, ट्रांसमिशन नेटवर्क की बात की गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लेवल पर और काम किया जा सके। यानी कि बड़े बड़े टारगेट रख दिए कि कैसे कैसे इसको अचीव करना है। तो ये सारे के सारे टारगेट जो हैं ये और ज़्यादा डिटेल में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बेसिक पर्पज ये था कि 2024 तक का हम लोग को सारी चीज़ों को एक सिस्टमेटिक वे में लेकर जाना है। ये अलग अलग स्लाइड है जो कि सारी चीज़ें एक्सप्लेन बना रही है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने हैं, डिफेंस कॉरिडोर बनाने हैं, कैसे हम लोग सारे देश को, फार्मा इंडस्ट्री को आगे लेकर चल सकते हैं। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बना सकते हैं, कनेक्टिविटी की 4G की बात की गई, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, वो सारी बातें यहाँ पर इसके अंदर में अलग अलग लेवल पर की गई। तो बेसिक पर्पज आप लोग क्या देखने को मिल रहा है? बेसिक पर्पज ये कि देश के अंदर में एक ढांचागत विकास करने की बात की गई, जिससे अगर सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना है, मैक्सिमम सामान देश के अंदर में देखोगे ना आप लोग, घर में जो जो सामान यूज कर रहे हो, घर में आप लोग आज की डेट में जैसे कि मान लो टीवी ले रहे हो, कहीं पर मोबाइल ले रहे हो, या फिर कहीं पर टमाटर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर एप्पल इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर कोई और सब्जी आप लोग लेकर आ रहे हो, या फिर गैस का चूल्हा इस्तेमाल कर रहे हो, सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर पंखा को इस्तेमाल कर रहे हो, कोई फ्रिज, कोई कूलर, वो अलग अलग जगह बनाए गए और कहीं से आप लोग के पास में लेकर आए गए। इसको कहते हैं लॉजिस्टिक। सामान को लाने और ले जाने वाला जो सिस्टम होता है, ढांचा, वो अगर सस्ता होगा तो चीज़ें अच्छे से चलती हुई नजर आएंगी। तो इसमें कैसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं कॉस्ट, कैसे हम लोग इंप्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं, इसके लिए प्लान लेकर आया गया था। मैंने बोला था 1,10,000 करोड़ बेसिकली ये पूरा प्रोग्राम था। ठीक है, जिसमें मतलब 110 लाख करोड़ का बेसिकली बोलो। ठीक है, तो बेसिक क्या है ये सारी बताई जो कनेक्टिविटी के बारे में। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, जिसमें चीज़ों को ढंग से लेकर चलने की बात की गई और एक एक चीज़ के ऊपर फोकस देने की बात की गई, वो है इसके जो अलग अलग पिलर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 6 पिलर हैं। एक तो सबसे बड़ी बात की जाती है कॉम्प्रिहेंसिव। आप लोग खुद देखो, अगर एक आज की डेट में किसी पर्टिकुलर बच्चे को अगर सही डायरेक्शन में आप लोग को एजुकेशन देनी है तो एजुकेशन मिनिस्ट्री आएगी वहाँ पर, इसी के साथ में फाइनेंस मिनिस्ट्री आएगी क्योंकि पैसा वहाँ से प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर बात करें वुमेन के बारे में, लड़की के बारे में बात की जाए, लड़की एजुकेशन के बारे में, तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी वहाँ पर आ जाएगी। यानी कि एक काम को कंप्लीट करने के लिए कई सारी मिनिस्ट्री लगेंगी। तो इसका यह था कि अलग अलग मिनिस्ट्री के अंदर में जो दिक्कतें देखने को मिलती है उसको हटाओ, इनको सिंक्रोनस वे में लेके आओ और कॉम्प्रिहेंसिव वे में लेके चलो, ताकि ऐसा ना हो कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो है रोड खोद के उसके ऊपर गड्ढा करके चला गया पाइप गाड़ कर, आने वाला दूसरा डिपार्टमेंट जो होगा वो सड़क को फिर से बनाएगा। ऐसे तो हो चुका काम। तो इसने बोला कि सारे एक ही जगह एक ही छत के नीचे सारे डिपार्टमेंट चाहिए ताकि चीजों को ढंग से प्रायोरिटाइज किया जा सके, पहले कौन सा काम करना है, ऑप्टिमाइजेशन किया जा सके चीजों को ताकि इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन किया जा सके, जो गैप है उनको भरा जा सके, एनालिटिकल होना चाहिए, कहां पर क्या क्या दिक्कत है फटाफट उसको देखो, और डायनेमिक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि फिक्स हो गए जो बोल दिया वही करना है, भले ही गलत गड्ढे में जाकर क्यों ना गिर जाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो बेसिक पर्पज यहां पर इसका निकाला गया और चीजों को अच्छे डायरेक्शन में लेकर चलने की बात की गई। और सबसे बड़ी बात जो मुझे इस प्रोग्राम की देखने को मिली वो ये है कि कैसे हम लोग जो जो प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं सारे देश के अंदर में, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जाओगे ना, अभी रिसेंटली एक पर्टिकुलर कोई रिपोर्ट पढ़ रहा था, आधे से ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डीएम हैं, वो पागल हो जाते हैं, इतनी सारी स्कीम आप लोगों को देखने को मिलती है।
कौन सी स्कीम किसकी है एक डीएम नहीं समझ पाता है। तो ये बोल रहा था एक डीएम कि वो नॉर्मल गांव का इंसान जो है, वो कोई एक किसान जो है वो कैसे समझेगा इनको, इतनी सारी स्कीम है, क्यों ना कॉम्प्रिहेंसिव वे में चीज़ों को प्रोवाइड कराया जाए, ऐसी बातें यहाँ पर की जाती हैं। तो उसका एनालिसिस करना कि सही डायरेक्शन में चल रही है नहीं, तो ये भी बहुत बड़ी टास्क आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसके ऊपर काम करने की बात की गई काफ़ी तसल्ली के अंदर में। तो ये स्कीम उसके लिए बखूबी अपना रोल निभाती हुई नजर आती है। तो देश के अंदर में जो दिक्कत है सब पे काम करेगी ये। तो जैसे क्वेश्चन है बड़ा ही प्यारा सा, पीएम गति शक्ति नेशनल प्लान के बारे में बोला गया कि ये किसको इंक्लूड करके चलता है, रेलवे, रोडवेज, वाटरवेज, एयरपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट या लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। लॉजिस्टिक मैंने भी आप लोगों को समझाई। तो ये क्या है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लान है जो कि हर एक डायरेक्शन डायमेंशन में काम करेगा। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहां पर इसका डी हो गया। तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं हर एक लेवल पर यहां पर ये काम करता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो इसी के साथ में एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, ये तो हालांकि एक्सप्लेन किया है काफी अच्छे से, इसका आंसर आप लोग बताइए। बोला यार कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द जो स्कीम है इज ए कोऑर्डिनेट द प्लानिंग एंड द इंप्लीमेंटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ताकि लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। जो मैंने आप लोगों को बताया, सामान को लाने ले जाने की दिक्कत सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करना। ठीक है, इसी के साथ में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करना, 4G विलेज के बारे में बात करना है यहाँ पर, हर एक गांव में सही आंसर क्या है। ये दोनों एक्सप्लेन की मैंने अभी डिटेल में आप लोगों को, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट यानी कि सी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन हो तो उसको दूर करना है। टॉपिक पढ़ने के बाद में अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे तो चीजें लंबे समय तक याद रखोगे, तो ये जरूर काम किया करो। और इसी के साथ में शाम को आप लोग डेली 5 बजे एप्लीकेशन पर जाकर भी आप लोग फ्री क्विज जो है उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, और फिर वीकली टेस्ट होगा उसी से रिलेटेड फ्री, वो भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें बहुत ही अच्छे से आप लोग लेकर चल सकते हैं, पर थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा कि जहमत उठानी पड़ेगी, एप्लीकेशन पर जाएं। ठीक है, वरना ये तो पॉसिबल है नहीं कि वो भी मैं ही अटेम्प्ट कर लो आप लोग की जगह जाकर। तो इस तरीके से आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है आप लोग बोल सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ से या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ढंग से सुनिएगा, ये पर्टिकुलर जो न्यूज़ आप लोगों के सामने आते हैं इनसे क्वेश्चन भी बनते हैं, ताकि ये समझ में आए कि कितने अच्छे से आप लोगों ने इस पर्टिकुलर न्यूज़ को सुना है। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में कवर की गई और बोला यह गया कि फुल्ली फंक्शनल WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है 2024 तक देखने को मिलेगा। मतलब क्या है, मतलब यह कि आज की डेट में अगर WTO के अंदर जो मेंबर हैं उनकी जो लड़ाई होती है, तो उसको प्रॉपर सॉल्यूशन निकालने के लिए जो इसके अंदर में जो सिस्टम होना चाहिए वो सिस्टम काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर लोगों की जो अपॉइंटमेंट होनी चाहिए थी वो यहाँ पर नहीं है। आप लोग मोटे मोटे तौर पर अगर समझने के लिए मैं उदाहरण दूं तो ये समझिए कि हमारे देश के अंदर में जो कोर्ट है उसके अंदर में जज नहीं है, और जिसको लड़ना है लड़ो, और जहां कोर्ट में जाना है चले जाओ, कोई नहीं मिलेगा तुम्हारी सुनने वाला, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। तो ये कंडीशन आप लोगों को WTO के अंदर में देखने को मिलेगी। तो इसी बात पर फोकस देने की बात अभी की गई है कि 2024 तक इसको फुल्ली फंक्शनल किया जाएगा, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इनकी इज्जत जो है वो डाउनग्रेडेड होती जा रही है जब से यहाँ पर यूएसए ने इनको सपोर्ट करना बंद किया है। आप लोग बोलोगे सर यूएसए ने सपोर्ट करना क्यों बंद कर दिया? क्योंकि देखिए यार, जो चीज़ अपने आप को फायदा पहुंचाए वो सबको अच्छी लगती है, और जो चीज़ फायदा ना पहुंचाए वो फिर बुरी लगने लगती है। आज की डेट में जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जब ये बनाई गई थी, इसका बेसिक पर्पज ये हुआ करता था कि ये बॉडी जो है उन कंट्रीज को फायदा पहुंचाएगी जिन कंट्रीज के अंदर में बेसिकली काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से ना रेवेन्यू जनरेट होता है, और वो अपना एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब के तरीके से जानी जाती है, और अपना प्रोडक्ट जो है वो दूसरे देशों को ले जाकर बेचते हैं। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से ये अपने आप में आप लोग बोल सकते हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिनको आप लोग एक हब ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, खासकर उनके लिए जो कि यहाँ पर अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, उनके लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन। पर लेकिन फिलहाल क्या हुआ, अभी इंडिया एक्सपोर्ट करने लगा है, चाइना एक्सपोर्ट करने लगा है, बांग्लादेश एक्सपोर्ट करने लगा है, तो तब से उल्टा पड़ गया, यानी कि इनका जूता इन्हीं के मुंह पे लगना स्टार्ट हो गया, तो तब से सिचुएशन जो है वो चेंज हो गई है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये रिसेंटली इतनी ज्यादा न्यूज में रही ऑर्गेनाइजेशन जब यहाँ पर नकोजी ओकोंजा, यहाँ पर ओंकोजो एवेला, तो यहाँ पर ये नाम जो था शायद ही कोई एग्जाम होगा जिसमें नया पूछा गया होगा, क्योंकि फर्स्ट नाइजीरियन अमेरिकन जो इकोनॉमिस्ट जो वुमेन थी, इनके द्वारा यहाँ पर इसकी जो चेयरपर्सन है ये बनी। यहाँ पर आज की डेट में जो WTO है उसके अंदर में आप लोगों को 164 मेंबर देखने को मिलेंगे। पर रुकिए, यहाँ पर भी ट्रिक है,
जैसे G20 के अंदर में नॉर्मली आप लोग बोलते हैं ना 19 मेंबर हैं, प्लस आप लोगों को देखने को मिलता था यूरोपियन यूनियन है, अब उसके अंदर में अफ्रीकन यूनियन भी आप लोगों को देखने को मिलने लगा है, तो टोटल मिलाकर 21 आप लोगों को वहां पर बोलते हुए अब लोग नजर आएंगे। ऐसे इसके अंदर में 164 बोला तो गया है, पर लेकिन 160 तो इसके अंदर में आप लोग को यूएन के मेंबर देखने को मिलेंगे, प्लस इसके अंदर में आप लोग को यूरोपियन यूनियन देखने को मिलेगा पूरा, प्लस हांगकांग देखने को मिलेगा, हांगकांग, इसी के साथ में ताइवान, ये नॉर्मली चाइना के पार्ट माने जाते हैं, ठीक है, इसी के साथ में मकाओ, तो ये भी आप लोग को अलग अलग मेंबर के तौर पर देखने को मिलेंगे। तो इनको मिलाकर टोटल 164 मेंबर बनते हैं, ठीक है। आप लोग ये बताइए कि लेटेस्ट मेंबर जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अभी कौन सा जुड़ा था, ठीक है। अभी यहां पर इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश यूज की जाती है, और नकोजी अकोंजो अवेला ये यहां पर इसकी डायरेक्टर जनरल है। तो इस पर्टिकुलर बॉडी को फिर से रिवाइव करने की बात की जा रही है, ताकि चीजों को अच्छे से लेकर चला जा सके, इसकी डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है उसको ढंग से लेकर चला जा सके। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो है वो डील करती है WTO के मेंबर अगर आपस में लड़ते हैं, जैसे यूएसए भी कई बार इंडिया के साथ में लड़ते हैं सब्सिडी को लेकर कि इंडिया बहुत सब्सिडी देता है, तो ट्रेड को लेकर कई बार ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। ये जो पर्टिकुलर ऑथोरिटी है ये यहाँ पर कोई भी मैटर आता है तो यहाँ पर इसके अंदर में जाता है, इसके अंदर में आप लोगों को आर्बिट्रेशन, इसी के साथ में एडेप्ट पैनल, अपलेट बॉडी और आर्बिट्रेशन रिपोर्ट, ये सारी चीजें आप लोगों को नॉर्मली सिस्टमेटिक वे में चीजें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो WTO है, नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से डिस्प्यूट को रिजोल्व करने वाली ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से देखा जाता था, ताकि अगर यहाँ पर कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसमें बैलेंस बनाने की कोशिश की जा सके, तो इसलिए यहाँ पर ये बॉडी रखी गई थी। पर लेकिन इसके अंदर अपॉइंटमेंट रिसेंटली नहीं देखने को मिला, जिसकी वजह से यहाँ पर ये दिक्कत निकल कर आई। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आप लोग यहाँ पर देखिए, यानी कि क्या करता है नॉर्मली यहाँ पर ये तो सेट करता है रूल ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड कैसा होना चाहिए, उसके लिए रूल सेट करता है, नेगोशिएशन और इंप्लीमेंटेशन का काम करता है, इसी के साथ में फोरम प्रोवाइड कराता है ट्रेड के नेगोशिएशन के लिए, और मॉनिटर करता है यहाँ पर नेशनल ट्रेड पॉलिसी जो कि इंटरनेशनल हिसाब से होनी चाहिए, उसके अंदर में कोई गड़बड़ न हो। अगर WTO के बारे में बात करें, ये अभी ताजा बनाया गया, जिसको हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इससे पहले 1995 से पहले इसको यहाँ पर GATT यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ आप लोग बोला करते थे। पर लेकिन फिलहाल क्या हो गया, फिलहाल यहाँ पर अभी WTO हो गया। पहले ये गुड्स में काम किया करता था, अब गुड्स एंड सर्विस दोनों में काम करता हुआ आप लोगों को यहाँ पर ये नजर आता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। ऑब्जेक्टिव ये है कि फ्री एंड फेयर ट्रेड यहाँ पर देखने को मिले, जिसके ऊपर ज्यादा रिस्ट्रिक्शन न रहे, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, तो ये बेसिक पर्पज है। और सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, ये सारी यहां पर सपोर्ट करती हुई नजर आती है, और जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को यहाँ पर तैयार करा दी, या फिर इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ से भी चीजें पूछी जाए तो ये ऑर्गेनाइजेशन कई बार न्यूज में रहती है जब दो कंट्री की लड़ाई होती है, और ये स्लाइड अपने आप में इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो न्यूज़ है ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा रिसेंटली अभी जो है पब्लिक में देखने को मिले। यहाँ पर बात की जा रही है यूक्रेन के बारे में। आप लोगों को पता है रसिया और यूक्रेन की लड़ाई के चलते यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं अगेन एंड अगेन न्यूज़ में देखने को आप लोगों को रिसेंटली मिली। तो इसी के चलते यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये भी कई बार न्यूज़ में निकल कर आई, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। आप लोग बोलोगे यार ये तो नाम सुनने में लग रहा है कि कुछ मतलब एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है। जी हाँ, तो यहाँ पर अभी बेसिकली जैसे जैसे रसिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, तो यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो यूक्रेन का लार्जेस्ट है, यहाँ पर उसकी सेफ्टी को लेकर ये बार बार चिंता दिखाती है कि कल को अगर दोनों लड़े और कोई से ने यहाँ पर बम पटका दिया इसके ऊपर, तो क्या कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो उसके चलते ये कोशिश की जा रही है कि ऐसी कोई हरकत देखने को न मिले जिससे बहुत सारी जान मान की हानि हो जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका काम रहता है एटॉम, यहाँ पर बात करती है एटम फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। बेसिकली जो एटॉमिक बम न बनाया जाए, उससे बिजली क्रिएट की जाए, इसका ये पर्पज देखने को मिलता है। सेफ, सिक्योर और पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इसीलिए एजेंसी बनाई गई। और हेडक्वार्टर इसका ऑस्ट्रिया वियना, ऑस्ट्रेलिया नहीं है ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया अलग जगह और ऑस्ट्रिया अलग जगह, जाकर देखेगा दोनों कहाँ पर है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर स्टेब्लिश की गई एज ए ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ द यूएन थ्रू द, ये एक तरीके से इंडिपेंडेंट बॉडी ऐसे नहीं कि उसके अंडर काम करती है। तो इसका पूरा सिस्टम आप लोग को अलग देखने को मिलेगा। इस बॉडी के बारे में अगर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो आप लोग याद रख सकते हैं एटम फॉर पीस, ये इसके ऊपर काम करती है। 1957 यानी कि 1957 में इसको बनाया गया।
ये हेडक्वार्टर मैंने आप लोगों को बता दिया। इंपॉर्टेंट ये क्या है इसके बारे में कि इसको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है 2005 में शांति के काम करने के लिए, दुनिया भर में चीजों को शांति का रास्ता दिखाने के लिए। तो इसलिए यहां पर इसके बारे में कई बार बात भी यहां पर की जाती है। ऐसे ही जब न्यूक्लियर के बारे में बात करते हैं तो ये एक और यहाँ पर बेसिकली सिस्टम है जिसके बारे में याद रखते हैं। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इसको बोलते हैं। ये साइन की गई थी 1968 में, ताकि जो न्यूक्लियर बेसिकली प्रोलिफरेशन यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी को बॉम्ब में कन्वर्ट नहीं किया जा सके, उससे हम लोग बिजली या फिर अपना वैसा सिस्टम इस्तेमाल करें जो कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होता है। ये यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन को बनाने से रोकती है, कमिट करती है कि इसका प्रोलिफरेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका प्रोलिफरेशन करके ही यहाँ पर बॉम्ब बनाए जाते हैं। ठीक है, उन्हें कहते हैं एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं जैसे कि एक पर्टिकुलर चक्की ले लो, ठीक है, उस चक्की में आटे को पीसने के लिए उसको घुमाया जाता है, तो ऐसे ही यहाँ पर इसको घुमाया जाता है काफी हाई स्पीड पर, जब जाकर यहाँ पर वो एनर्जेटिक जो यहाँ पर उससे बम बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, तो प्रोलिफरेशन बोलते हैं उस प्रक्रिया को। ठीक है, तो इसी के ऊपर यहाँ पर ये काम करती है। तो ट्रीटी डिफाइन करती है कि कैसे मैन्युफैक्चर और यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियर वेपन है उसको किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर रोकना है, इसके ऊपर काम करती है ये पर्टिकुलर ट्रीटी। 5 जो न्यूक्लियर वेपन है, जो यहाँ पर 5 न्यूक्लियर वेपन जो स्टेट है यहाँ पर, वो इसका पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे नॉर्मली, पर लेकिन इजराइल, इंडिया और पाकिस्तान ने इसको साइन नहीं किया। नॉर्थ कोरिया ने साइन कर लिया था, फिर यहाँ पर विड्रॉ कर लिया इसके अंदर से, क्योंकि कई सारे प्रतिबंध लगाती है ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी अभी फिलहाल इसकी वजह से न्यूज़ में है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये भी एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ बनेगी आप लोगों के लिए, अगर इसको आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तो यहाँ पर भी बेस जो है वो इंडिया के साथ में आप लोगों को कनेक्ट देखने को मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहाँ पर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में यहाँ पर बात की गई, और ये भी ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली एकदम निकल कर आ गई, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ये जो अलायंस है इसमें इंडिया, ब्राज़ील, यूएसए इसके फाउंडिंग मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर इसमें टोटल मिलाकर 19 कंट्री और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, क्योंकि G20 के पटल पर यहाँ पर और इसी के साथ में जो G20 के मेंबर हैं और नॉन मेंबर भी कंट्री आप लोगों को इसमें इंक्लूड होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ों को आगे लेकर चलना है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में एनर्जी को लेकर दिक्कतें देखती हुई आप लोगों को नजर आएंगी अगर हम लोगों ने ऑल्टरनेटिव खोजने स्टार्ट नहीं किए। तो बायोफ्यूल जो है वो एक ऐसा ही ऑल्टरनेटिव है जिसमें कोऑपरेट करने की बात की जा रही है, और कैसे सस्टेनेबल बायोफ्यूल लेकर आए ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए, ताकि हम लोग अपनी चीज़ों को इन्हेंस कर सकें। आप लोगों ने रिसेंटली अभी सुना होगा, पहले E10 के बारे में, फिर E20 के बारे में, कि हम लोग एथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं, और पहले हमारा टारगेट बहुत दूर था, पर लेकिन अभी रिसेंटली हम लोगों ने बोला कि 2025 तक हम लोग E20 तो यहाँ पर इसको करेंगे ताकि एथेनॉल की ब्लेंडिंग की जा सके लगभग, यानी कि अगर हम लोग मान लीजिए पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं 100%, ठीक है, अगर उसमें 20% हम लोगों ने एथेनॉल मिला दिया जो कि गन्ने से या फिर मक्का से उससे हम लोग बनाते हैं, तो सोचो कि 20% हम लोग इंपोर्ट करना बंद कर देंगे, हम दूसरी कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी, और खासकर जो किसान हैं उनके लिए ऑल्टरनेटिव रेवेन्यू का सोर्स बन जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर इसके ऊपर फोकस दिया जा रहा है कि कैसे हम लोग अपनी पॉलिसी मिलकर काम कर सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, प्रोग्राम नेशनल वाइड एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयर भी कर सकते हैं। तो इसके चलते यहाँ पर सारे स्टेक होल्डर यानी कि कंट्री यहाँ पर एक तरीके से जो भी यहाँ पर प्रोग्राम बनाने वाले हैं, या फिर एक तरीके से हर एक जो भी जिसको इससे फायदा होगा, कनेक्टिविटी होगी, वो मिलकर काम करे और इसको ढंग से इंप्लीमेंट करे। ठीक है, बायोफ्यूल जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है, तो एक तरीका फ्यूल होता है जो कि यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है और ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर जो बायोमास है, यानी कि रेदर देन जो कि नॉर्मल नेचुरल प्रोसीजर के थ्रू निकल कर आता है, ये यहाँ पर बनाया जाता है एक तरीके से फॉसिल फ्यूल को इस्तेमाल करके, जो नेचुरल निकल कर आता है यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन के बारे में बात करते हैं तो ये प्रोड्यूस किया गया था फ्रॉम द जो कंज्यूमेबल फूड होता है, ठीक है, तो उनसे जैसे कि राइस, व्हीट, ये सारे शुगर कैन, बीट्स, इनसे। सेकंड जनरेशन जो है इसमें नॉन फूड को इस्तेमाल करने की बात की गई। थर्ड जनरेशन में बोला जा रहा है कि एल्गी जो कि आप लोगों को पानी के अंदर देखने को मिलता है, और फोर्थ जनरेशन में यहाँ पर बात की जा रही है तो लाइक थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल जो है वो नॉन एरिएबल लैंड पर जो यूज किया जाएगा बेसिकली चीजों को उगाकर, उसका इस्तेमाल कर कर बायोफ्यूल जो है वो यहाँ पर बनाया जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि ऑल्टरनेटिव खोजे जा रहे हैं फ्यूल को बनाने के। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले हम लोग बोल रहे थे कि जो खेतों में
ये चीज़ें बेसिकली जो किसानों के खेतों के उगाई जाती हैं और फिर इनको हम लोग खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं। अगर इनको बायोफ्यूल बनाने लगेंगे तो फूड सेफ्टी के ऊपर, फूड सिक्योरिटी के ऊपर ये नेगेटिव इंपैक्ट डालता हुआ नजर आएगा। तो उसके भी ऑल्टरनेटिव खोजने स्टार्ट कर दिए काफ़ी लार्ज स्केल पर। इसलिए फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन में कन्वर्ट होता हुआ यहाँ पर नजर आया। तो ये बेसिक है, इसके बारे में याद रखिएगा। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस क्वेश्चन बने तो कंफ्यूज आना नहीं है, ठीक है। दोस्तों ये काफ़ी एक दुखद घटना आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। मोरक्को एक अफ्रीकन कंट्री जहाँ पर काफ़ी लार्ज स्केल पर अभी अर्थक्वेक यानी कि भूकंप देखने को मिला और 2000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। अभी यहाँ पर और भी ज़्यादा काउंटिंग बढ़ रही है, और भी ज़्यादा लोग जो हैं उनकी जान जाती हुई यहाँ पर नजर आई। तो यहाँ पर ये एक ऐसी दुर्घटना है जो कि दुनिया के लीडर जो हैं, जब इन्होंने सुना तो यहाँ पर G20 के अंदर मीटिंग चल रही थी, तो उस टाइम पर यहाँ पर ये न्यूज़ निकल कर आई और काफ़ी ज़्यादा दुखद एक माहौल बन गया यहाँ पर इसको लेकर। अगर बात करें मोरक्को के बारे में तो लोकेशन अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो इधर आप लोगों को पता है अपनी कंट्री देखने को मिलेगी। यहाँ पर अफ्रीका के अंदर में ये है मोरक्को, ठीक है। ऊपर आप लोगों को स्पेन देखने को मिलेगा और ये इतना इंपॉर्टेंट देश है जो कि बार बार कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि स्टेट ऑफ जिब्राल्टर का नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा। ये एक ऐसा स्टेट है जो कि दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है। एक साइड में आप लोगों को मेडिटेरेनियन सी देखने को मिलता है और एक साइड में आप लोगों को यहाँ पर अटलांटिक ओशन देखने को मिलता है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्वेश्चन ये बन सकता है कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो दो ओशन बॉडी को कनेक्ट करता है। कौन कौन सी ओशन बॉडी है? तो अटलांटिक ओशन हो गया और मेडिटेरेनियन सी हो गया। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो दो कॉन्टिनेंट के बीच में है। तो कौन कौन से कॉन्टिनेंट के बीच में है? तो यहां पर ये देखने को मिलेगा यूरोप और इसी के साथ में अफ्रीका के बीच में, ये आप लोगों को नजर आएगा। ऐसे ही अगर स्टेट ऑफ जिब्राल्टर के बारे में पूछ ले कि कौन सी दो कंट्री के बीच में है, तो स्पेन और इसी के साथ में मोरक्को के बीच में आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो किसी भी तरीके से अगर पूछा जाए तो आप लोगों से मैं बेस्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तो नहीं पूछेंगे कि यहाँ पर अभी किस देश के अंदर में अभी अर्थक्वेक आया, तो ऐसे तो कोई क्वेश्चन बनने का नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिसेंटली पावरफुल अर्थक्वेक यहाँ पर देखने को मिला 6.8 मैग्नीट्यूड का। खतरनाक होता है भाई साहब, हिला देगा बुरी तरह। और लगभग 72 किलोमीटर में यहाँ पर ये खासकर जो इनकी कैपिटल है, अगर बात करें, ये कैपिटल है रबात और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो सिटी है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आप लोगों को चीज़ देखने को मिली। तो कहने का मतलब ये है कि काफ़ी लार्ज स्केल पर लोगों को जान की हानि देखने को मिले। स्टेट ऑफ जो जिब्राल्टर वाले एरिया के बारे में अभी आप लोगों को बताया। यहाँ पर मोरक्को जो है लार्जेस्ट सिटी और मेजर अटलांटिक ओशन पोर्ट, यहाँ पर जिसका नाम है यहाँ पर कासाब्लांका, ठीक है। ये एक इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेंटर भी है। काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर भी देखने को मिला। और ये मैंने बता दिया कि अटलांटिक ओशन, और ये बेसिकली किसको, मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है इसके अंदर में जो जिब्राल्टर वाला एरिया है। अटलांटिक ओशन, ये सारी बातें आप लोग याद रखते हैं, क्वेश्चन कई बार पूछ जाते हैं। माउंटेन रेंज इसके अंदर में एटलस और रिफ, ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। लैंग्वेज नॉर्मली अरेबिक बोली जाती है, क्योंकि ये जो कंट्री है ये एक प्रिडोमिनेंटली इस्लामिक कंट्री है। रिच इस्लामिक हेरिटेज देखने को मिलेगी और इसी के साथ में अमाजिग, ठीक है, तो जिसको यहाँ पर बेसिकली तमाजिद के नाम से भी आप लोग जानते हैं, ये लैंग्वेज यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। टू स्मॉल जो स्पेनिश यहाँ पर, जिसका नाम है यहाँ पर श्यूटा और यहाँ पर मिलीला, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी कंट्री के नॉर्थ वेस्ट में। मोरक्को जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन भी है और राजा भी है, और लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलेगी। और इकोनॉमी है वो लार्जली और हैविली जो डिपेंडेंट है वो है रॉ मटेरियल निकाल के बेचते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो नॉर्मली आप लोग को देखने को मिलता है ना, खुद से कुछ कर नहीं पाते हैं ज़्यादा, वहाँ से रॉ मटेरियल निकालते हैं और उसको बेचते हैं और उसी से फिर अपनी अर्निंग करते हैं। तो ये पैटर्न आप लोग को अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये एक इन्वायरमेंट से बेसिकली न्यूज़ यानी कि अर्थक्वेक से निकल कर आई, या फिर डिजास्टर से आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं मेनली कि डिजास्टर से निकल कर आई। एक इन्वायरमेंटल फिनोमिनन है यहाँ पर ये, और अर्थक्वेक इंसान के हाथ में तो है नहीं, ह्यूमन कोई एक्टिविटी तो है नहीं, तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं आप लोगों के सामने स्कोर बूस्टर या फिर कौन बनेगा छोटू करोड़पति। इससे पता चलेगा कितने अच्छे से आप लोगों ने ये न्यूज़ सुनी है, इनके आंसर आप लोगों को देने हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, अच्छा एक न्यूज़ रह गई आप लोगों की, मैं भी तो कह रहा हूँ ये तो क्वेश्चन एक सेकेंड, कितना है भैया, कहाँ छुप गए। ये गवर्नमेंट स्कीम के बारे में और यहाँ पर बात की जा रही है, हालांकि स्कीम पुरानी है, ये बात की जा रही है सोवरन गोल्ड बॉन्ड के बारे में। तो यहाँ पर अभी इसको फिर से अच्छे लेवल पर लेकर चला जा रहा है। बोला जा रहा है कि 20% तक रिटर्न यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है क्या, अगर कोई आप लोगों से पूछे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का पर्पज क्या है, अगर ये भी आप लोगों से कोई पूछे। देखिए, गोल्ड एक ऐसा धातु, एक ऐसा मेटल है जो कि हम लोग बाहर से इंपोर्ट करके अपने देश में लेकर आते हैं, ठीक है।
आप लोग सोचो, बाहर से इंपोर्ट करके लेकर आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए बाहर से आज के डेट में हम लोग लैपटॉप लेकर आते हैं, तो लैपटॉप लेकर आए तो हम लोगों ने अपनी करेंसी जो है बेसिकली एक तरीके से बोल सकते हैं जो उसको कन्वर्ट करके डॉलर में हम लोगों ने पेमेंट किया। तो ये लैपटॉप हम लोग ले आए और लैपटॉप को लाकर हम लोगों ने एक अलमीरा में बंद करके रख दिया, उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो लैपटॉप जो है वो ऐसा का ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो हम लोग इंटरनेशनल लेवल से सामान खरीद कर लेकर आए, उनको अच्छा खासा पेमेंट किया, हम लोगों ने बेसिकली उनसे एक तरीके से इंपोर्ट कर रहे हैं चीजें, अपने यहां से एक्सपोर्ट तो कर नहीं रहे। तो ये क्या हो गया, ये एक नेगेटिव चीज में जाता है। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट लेकर आए जिसका इस्तेमाल कर हम लोग अपने देश में रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो समझ में आता है वो एक प्रोडक्टिव इंपोर्ट होता है। पर लेकिन गोल्ड जो है वो लाकर सब अपने घरों में अलमीरा में रख लेते हैं, तो यहां पर इसकी वजह से यहां पर ये मानता है कि ये इंपोर्ट जो है वो हमारे देश का एक ट्रेड बैलेंस जो है उसको बर्बाद करता हुआ नजर आता है। तो सरकार ने इसका जुगाड़ ढूंढा कि लोगों का जो गोल्ड को लेकर प्रेम है क्योंकि नहीं उसका अल्टरनेटिव लेकर आ जाए। तो इसमें उन्होंने सोल्यूशन क्या ढूंढा कि गोल्ड जो भी आप लोग का मार्केट में प्राइस होगा उसी प्राइस के इक्विवेलेंट आप लोग को गोल्ड नहीं खरीदना है, बेसिकली आप लोगों को एक पेपर खरीदना है जो कि गोल्ड बॉन्ड का नाम दिया गया। ऐसे नहीं सिर्फ टोकन लेकर, कई बार आप लोग खाना खाते हो कि टोकन दे देना भैया 10 रुपए का गोलगप्पे खाने, 10-20 रुपए का दे देना थाली खानी है, इस तरीके से। तो ये एक तरीका टोकन हो गया जो कि आप लोग अपने पास में रखोगे और उसी के हिसाब से जैसे आप लोगों ने खरीदा उसी के हिसाब से फिर आप लोगों को यहां पर इसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो सोवरन गोल्ड बॉन्ड जो है ये स्कीम यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा 2015 में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के थ्रू लॉन्च की गई थी और बेसिक पर्पज यहां पर ये था कि ये बेसिकली इसको गोल्ड का इंपोर्ट जो है वो कम किया जा सके। और सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो है ये यहां पर ये आरबीआई ने लॉन्च की, बेसिकली आरबीआई इशू करता है पर लेकिन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट करता है, यानी कि ये खुद का नहीं है, ये गवर्नमेंट के हिसाब से काम करता है। तो ये स्कीम जो है ये कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से देखा गया कि लोग जो है फिजिकल फॉर्म में गोल्ड जो है वो न खरीदें ताकि देश को नुकसान न हो। सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो है वो कैन बी यूज्ड एज ए कोलेटरल फॉर द लोन, यानी कि कल को अगर आप लोगों ने यहाँ पर सोवरन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और आप लोग चाहते हैं कल को यहाँ पर लोन लेना, आप लोगों के पास में कुछ भी गिरवी रखने के लिए नहीं है, तो यहाँ पर इसको गिरवी रखा जा सकता है। कोलेटरल का मतलब होता है गिरवी रख देना कोई सामान, जैसे नहीं कहते हैं कि हाँ ये सामान दे दे मुझे, इसके बदले ये ले ले, ठीक है, वो वाली बात। तो फिर यहाँ पर जब वो आएगा तो मुझे रिटर्न कर देना। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इंटरेस्ट जो है ये इसके ऊपर ऑन द गोल्ड बॉन्ड ये टैक्सेबल होता है प्रोविजन इनकम टैक्स 1961 एक्ट के तहत में। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। दूसरा इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को याद रखनी है वो ये है कि ये जो पर्टिकुलर बॉन्ड होता है इसमें ये याद रखना, ये ऐसा नहीं है कि विदेशी भी आकर यहाँ पर इसको खरीद सकते हैं, ये इंडियन कंपनी या फिर एक तरीके से हमारे देश के लोगों के लिए ही है, या फिर हमारे देश के अंदर में जो ऑर्गेनाइजेशन है एक ऐसा सिस्टम है कि हम लोग बाहर वालों के लिए इसको अलाउ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे ही लोगों के लिए है, इंडिविजुअल खरीद सकते हैं, ज्वाइंट फैमिली के साथ में खरीद सकते हैं, ट्रस्ट खरीद सकता है, चैरिटेबल कोई इंस्टीट्यूशन खरीद सकता है, कोई अगर माइनर कोई बच्चा है तो उसके बिहाफ में कोई उसका जान पहचान वाला एक पर्टिकुलर कोई इंसान यहाँ पर इसको खरीद सकता है। दूसरे यहाँ पर अगर ये आप लोगों ने खरीद लिया है तो इसको आप लोगों को बेसिकली 5, 6, 7 यानी कि मिनिमम इतना टाइम आप लोग रखना पड़ेगा, मैक्सिमम 8 है, इसके 5 से पहले आप लोग इसको नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। 2.5 पर एनम के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा और हाफ ईयरली बेसिस पर यहाँ पर मिलेगा। इसी के साथ में 1 ग्राम मिनिमम है और 4 kg मैक्सिमम है, यानी कि 1 ग्राम से लेकर 4 किलो तक का आप लोग यहाँ पर इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर कोई ट्रस्ट है वो 20 kg तक यहाँ पर कर सकती है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। या फिर कोई HUF है, HUF एक शब्द यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या मतलब बोल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक इंसान है, उसकी वाइफ हो गई, ठीक है, उसके बच्चे हो गए, मतलब बेटी है, बेटी की शादी नहीं हो रखी है, वो वाली बेटी की बात की जा रही है कि साथ में ही रहते हैं, तो एक तरीके सर्टेन रिलैक्सेशन यहाँ पर टैक्स में मिल जाता है इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू। तो इस स्कीम को अभी और आगे लेकर चलने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों का जो इंटरेस्ट है उसको ढंग से और अच्छे से एक तरीके से यहाँ पर यूज किया जा सके, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पूरी एक तरीके से मैंने आप लोगों को बता दी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसको लेकर। इंटरेस्टिंग है, बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में बोला गया कि ये जो स्कीम है यहाँ पर इसके अंदर में अगर आप लोग जाओगे, ये सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो है सिक्योरिटी इशू की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बोला गया पहला। दूसरा बोला गया कि यहाँ पर इसके अंदर में जो बेसिक यूनिट है वो है 1 ग्राम, यानी कि मिनिमम 1 ग्राम है। नेक्स्ट बोला गया कि इसके अंदर में इंटरेस्ट पेमेंट नहीं लगता है, यानी कि टैक्सेबल नहीं है यहाँ पर 1961 के अगर बात करें उसके हिसाब से। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली 1, ओनली 2 या यहाँ पर ऑल या फिर नन, बताइए, अभी डिस्कस किया डिटेल में। मोरक्को के बारे में बात की जा रही है, तो एटलस माउंटेन यहाँ पर लोकेटेड इन द मोरक्को कंट्री।
बॉर्डर एरिया में आप लोगों को अटलांटिक ओशन और इसी के साथ में मेडिटेरेनियन सी देखने को मिलेगा, और ये लाई करती है डायरेक्टली अक्रॉस द स्टेट ऑफ यहाँ पर बेसिकली मैसीना। ठीक है, तो सही आंसर क्या है ये बताना है, 1 2 ऑल या फिर नन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ऑब्जेक्टिव है फ्री एंड फेयर ट्रेड को प्रमोट करने का। जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, इसका बेसिकली ये बताया जा रहा है, और ऑपरेट होती है कंसेंसस के बेसिस पर डिसीजन मेकिंग इसके अंदर में की जाती है। तो 1 2 बोथ या फिर नन सही आंसर आप लोगों को बताना है। सारे क्वेश्चन को काउंट कर कर आप लोग देख लिया करो कितने क्वेश्चन हो गए और फिर बताया करो कि कैसा आप लोग यहाँ पर बेसिकली आंसर रहा। अक्षरधाम टेम्पल जो है वो लोकेटेड है मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली। तो यहाँ पर हालांकि जगह जगह कई जगह लोकेटेड है, पर यहाँ पर जो बात की जा रही है जो मैंने पढ़ा है उसी के बारे में। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, तो बोला गया कि इट इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी किसकी, यूनाइटेड नेशन की। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि सेफ सिक्योर उस चीजों के लिए काम करती है, इंडिपेंडेंटली काम करती है, पर ध्यान रखना ये बोलने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर बोला गया कि ये इंप्लीमेंट करती है कॉम्प्रिहेंसिव जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो करेक्ट आंसर क्या है, 1 2 बोथ या फिर नन। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में। तो इंडिया फाउंडिंग मेंबर है इसके अलायंस का। एम है यहाँ पर फैसिलिटेट करने के लिए कोऑपरेशन, यहाँ पर इंटेंसिफाई करने के लिए यूज ऑफ सस्टेनेबल बायोफ्यूल। तो सही आंसर क्या है, 1 2 बोथ ये बताना है। ठीक है, आज का क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है आप लोगों के सामने। तो देखता हूं कौन सही आंसर इसका देता है, आप लोग इसको अटेम्प्ट करिए। तब तक हम लोग बात करते हैं एक नेशनल पार्क के बारे में। इंपॉर्टेंट प्लेस है, कई बार न्यूज में रहता है। बात करेंगे कालेसर नेशनल पार्क के बारे में। कालेसर नेशनल पार्क ये आप लोगों को यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर देखने को मिलेगा। कौन कौन हरियाणा से आता है, आप लोगों ने किस किस ने यहाँ पर ये नेशनल पार्क देखा बताइए। यहाँ पर लेपर्ड और बर्ड वॉचिंग के लिए काफी प्यारा माना जाता है कि इनके बर्ड वॉच कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर। और रेड जंगल फॉल आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, ये जो मुर्गा है ये आप लोगों को नजर आएगा, और भी कई सारी वैरायटी की चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, आउटर हिल जो है यहाँ पर मसूरी, इसी के साथ में कालेसर नेशनल पार्क जो है इसको यहाँ पर कालेसर यानी कि शिवा टेम्पल लोकेटेड है प्रोटेक्टेड एरिया में, उसके नाम पर यहाँ पर इसका नाम रखा गया है। डिक्लेयर किया गया था नेशनल पार्क इसको 8 दिसंबर 2003 में। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, खासकर अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेशनल पार्क जो है कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आप लोगों को देखने को मिलती है। नोटिफाई किया गया था इसको 1996 में। तो ये बहुत ही बेसिक सी और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है, कंफ्यूज आना नहीं है, और स्कोर जरूर बताना, उसमें सी सेट वाला क्वेश्चन भी ऐड कर लिया करो। ठीक है ताकि पता चले और अच्छे से स्कोर। कई सारे बच्चे सी सेट का क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। क्यों भैया, सी सेट पास नहीं करना है क्या है, बताओ जरा। आगे बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बोला जा रहा है विद रेफरेंस टू सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, सही आंसर क्या है। तो बताया था मैंने इंटरेस्ट लगेगा, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत होगी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट जो है ऑन गोल्ड बॉन्ड ये टैक्सेबल आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंटरेस्ट जो है बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट के तहत जो कि 1961 का है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, ये बेसिक चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसमें कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ये आप लोगों को यहाँ पर बतानी है। तो इसका आंसर आप लोगों को 2 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ये मैंने डिस्कस ही नहीं किया, कहीं आप लोगों के सामने निकल कर आया, तो ये हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, तो जिब्राल्टर था यहाँ पर, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को कोई कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर डब्ल्यूटीओ के बारे में हम लोगों ने बात की थी, तो डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बहुत ही तसल्ली में डिस्कस किया था आप लोगों से मैंने, तो इसको लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आप लोगों को डी यानी कि दिल्ली में हो गया, इसको लेकर डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में, तो यहाँ पर ये वर्ल्ड मोस्ट इंपोर्टेंट, ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती है चीज़ों को इंप्लीमेंट करने में। नॉन जो यहाँ पर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसको इंप्लीमेंट करती है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो गई यहाँ पर। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में, तो इसमें भी दोनों आंसर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर यानी कि सी आंसर करेक्ट देखने को मिलेगा। सी सेट जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, उसका आंसर है यहाँ पर ये है 3/2। अच्छे से अटेम्प्ट करिए, सारी चीजें आप लोगों के सामने एक्सप्लेनेशन के साथ में, तो डाउट नहीं होना चाहिए कोई भी। ओके, आइए कुछ शब्द देखते हैं, देखता हूं कितने अच्छे से आप लोग अंग्रेजी जो है वो सीखने के लिए आतुर हैं, कितने अच्छे से आप लोग इसके ऊपर फोकस देते हैं। एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग, इवन यूपीएससी के लिए अगर आप लोग स्टेट पीसीएस के लिए आंसर राइटिंग करते हैं अंग्रेजी में, तो अच्छे शब्द अगर होंगे तो अच्छे से आंसर राइटिंग आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, पहला जो शब्द है यहाँ पर ये है डिप्रेव। इसका मतलब होता है बेसिकली भ्रष्ट बोल सकते हैं, जिसका मोरल डाउन हो,
जो अपनी ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी को ढंग से लेकर न चले, विकृत या कुकृत प्रकृति का इंसान आप लोग उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इंसानों से हमेशा डिस्टेंस बनाकर रखो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर स्कैंटली, इसका मतलब होता है थोड़े में, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर बहुत बात की जा रही है, इन ए वे दैट इज स्मॉल और अनसफिशिएंट, यानी कि बहुत ही कम, नहीं अमाउंट बहुत ही छोटा सा अमाउंट हो, बहुत ही कम अमाउंट आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, तो ये बोल सकते हैं बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये है इम्पिस, इसका मतलब होता है शरारती। कई बार शरारती इंसान होते हैं कई सारे, तो उनको ये शब्द आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। नटखट भी बोल देते हैं, कई बार तो दुष्ट प्राणी बोलते हैं ये बहुत दुष्ट प्राणी है। आप लोगों को भी कोई हरामी इंसान अपनी जिंदगी में ऐसा याद आ गया होगा बताइए कौन है। पारलेस हो गया यहाँ पर जोखमी, एक तरीके से गंभीर खतरनाक, तो ये वर्ड यूज कर सकते हैं पारलेस, यानी कि लड़कियों को एक तरीके से बोला जाए कि पार्लर में मत जाना, जोखिम भरा है तो वो शब्द से आप लोग याद रख लेना इसको, ठीक है। बेसिकली याद रखने का तरीका है एक तरीके का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर डिस्पैरेज्ड, इसका मतलब होता है अपमानित करना, तिरस्कार करना, किसी की निंदा करना। ये बहुत ही गलत बात है, किसी का अपमान, किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। हर एक इंसान जो है वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी रहा है। हो सकता है कोई चीज़ आप लोगों के लिए बड़ी आसान हो, सामने वाले के लिए बड़ी टफ हो। तो कोई भी अगर कोई आंसर भी लिखता है ना, जब आप लोग किसी के आंसर का रिव्यू करते हैं तो कोशिश किया करो कि उसको अप्रिशिएट किया करो, उसकी अच्छाइयाँ बताया करो। अगर कोई नेगेटिव चीज़ भी है तो बोलो कि ये बहुत ही छोटी सी एक चीज़ है जो तुम इंप्रूव कर सकते हो आसानी से। तो मतलब एक तरीके से एक दूसरे को अप्रिशिएट आप लोग कर सकते हो। मम्मी पापा जिस तरीके से आप लोग को अप्रिशिएट करते हैं, यहाँ कोई नहीं बेटा आपकी बार नहीं हुआ, चलो फिर से करिए, आपकी बार आप लोग कर लोगे, तो ये बहुत ही एक ऐसी चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि आप लोगों को एक मोटिवेशन बना के जाती है, और कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरित करता रहता है। और ये थोड़ा सा भी अगर कोई ऐसा इंसान आप लोगों की जिंदगी में हो ना, तो वन ऑफ द बेस्ट पर्सन होगा आप लोगों की लाइफ का, जो आप लोगों को सपोर्ट करेगा और डेस्टिनेशन पर पहुंचाने में हेल्प करेगा। मम्मी पापा और गुरु इसमें टॉप पर आते हैं, दोस्त मिल जाए तो वो बेस्ट काम करेगा। जो पूछा है आप लोगों से बताना जरूर कि उसका प्राइस जो है वो क्या हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेसिकली कसमकस चल रही है टीम को लेकर और मेरे बीच में, ठीक है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग फीडबैक दो ताकि चीज़ों को डिसाइड करने में थोड़ी सी आसानी रहे, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पर ये आज शाम तक का टाइम है आप लोगों के पास में, फिर कल मत बोलना, फिर उसको उसी हिसाब से डिसीजन ले लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, इस तरीके से अपना ध्यान रखिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।